लो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आऊं भाई न्यूक्लियाई का गनशॉट। इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, खूब सारे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एक एक बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, किसी भी पार्ट को, किसी पॉइंट को आप स्किप नहीं करेंगे। बस फिर आपका काम जो है आराम से हो जाएगा। ज्यादा जरूरी बात यह बच्चों कि ये मैं आपको करवा देता हूं, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आपको चाहिए कि थोड़े से क्वेश्चन आप खुद से ही प्रैक्टिस करें। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी बुक एक्सीलेंस 95 प्लस से, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं गाइस। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, जहां से आप बुक को डायरेक्ट जो है परचेज कर सकते हैं, है ना। तो ये है मेरी बुक, जिसके अंदर आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब देखिए, क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, उसके बाद अगर आप इस बुक के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से जो है अच्छा हो जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा भाई, आपको बहुत ज्यादा स्टफ में नहीं जाना है, इसी बुक के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। आप आसानी से, अगर आप अभी 2 महीने पहले भी पढ़ रहे हो, तो आप इस बुक से 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हो। बिकॉज बच्चों, प्रैक्टिस में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही बढ़िया आप पेपर को जो हैंडल करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं, यहां से परचेज करो। और डायमंड प्रो सीरीज जब स्टार्ट करूंगा तो इस बुक के क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा ही बच्चों। ठीक है नाउ, अच्छा देखिए आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रहा हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा अभिषेक साहू सर फिजिक्स, जहां पे मैं आपको सबसे पहले अपडेट देता हूं, नोट्स की पीडीएफ देता हूं, सारी वीडियोस की लिंक यहां पर पेस्ट करता रहता हूं, सो दैट जो है आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। तो टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर लेना, तो अपकमिंग जो शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं, 1 पेज नोट्स होने वाले हैं, वो सारा चीजें आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभिषेक साहू सर फिजिक्स, ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी भी यहाँ पर कोई भी जो है पैसे वैसे कभी नहीं मांगे जाते कि भाई साहब आप जो है ये दे दो, पर्सनल ग्रुप में आ जाओगे, ये कुछ नहीं, आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको जरूर से आप जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए। तो जब आप इस चैनल पे जाओगे ना, टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ पे फाइल सेक्शन मिलता है, वहां पे आप जो है सर्च कर लीजिए, जैसे कि डुअल नेचर का, वेव ऑप्टिक्स का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, लाइन से आप जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा जो है आपका टाइम खर्च ना करते हुए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? न्यूक्लियाई। तो हमें समझना होगा न्यूक्लियाई क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, न्यूक्लियस होता है सिंगुलर, और उसका प्लूरल फॉर्म होता है न्यूक्लियाई। यानी एक न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियस कहते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? तो न्यूक्लियस क्या होता है, आप लोग तो समझते हो, किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रखा होता है ना, जो एटम के ज्यादातर मास वहीं पे रखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही है ना कि नहीं है? इसमें कुछ अलग से तो आपको सीखना नहीं है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ऑन का मतलब होता है पार्टिकल। ठीक है, फोटोन, फोटो मतलब लाइट, और ऑन मतलब लाइट का पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला ऑन यानी पार्टिकल न्यूक्लियॉन कहलाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ है तब भी न्यूक्लियॉन कह देते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग है तब भी उनको न्यूक्लियॉन कह देते हैं, है ना। कब? जब ये न्यूक्लियस के अंदर है, या सिंपल ये न्यूक्लियस का पार्टिकल है। ठीक है, बात समझ गए? नाउ अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब न्यूक्लियस तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी क्वांटम फिजिक्स तो फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। तो भाई साहब, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, सारा का सारा चार्ज किस पे होता है? बोलो, प्रोटॉन पे। और एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। तो अगर मैं कह दूं किसी न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो वहां पे एटॉमिक नंबर यानी कि जेड की वैल्यू हो गई 10। किसी जो न्यूक्लियस के अंदर 200 प्रोटॉन है, तो वहां पे जेड की वैल्यू हो गई 2। किसी न्यूक्लियस के अंदर जो है 50 प्रोटॉन है, तो वहां पे जेड की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, 50। तो आपसे ये कहा जा रहा है, सबसे पहली बात कि आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जा रही है कि भाई साहब, चार्ज ऑन ईच न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई। हर एक न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? प्लस यानी पॉजिटिव, जेड मतलब कितने प्रोटॉन है, और ई मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, इसीलिए उसको Ze लिख दिया जाता है। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। दूसरी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, दूसरी बात, साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन मास नंबर। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे। सर मास नंबर क्या होता है, जैसे किसी न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है तो भाई उसका मास नंबर 15 हो गया, 15। ठीक है, किसी के पास 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो मास नंबर 20 हो गया। तो मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के जो संख्या बन रही है उसको मास नंबर बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई किसी भी न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे ही तो डिपेंड करेगा कि दोनों को मिला के कितनी संख्या हो रही है, कितनी वैल्यू हो रही है। ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा साइज हो जाएगा, कम है तो कम साइज हो जाएगा। तो सेकंड बात ये लिखी हुई है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज हैं कि भाई न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे, यानी कि दोनों में कुल मिला के कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तीसरी बात, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि दोनों में, जैसे आपसे एक आ जा रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी, देखो डेंसिटी तो आप समझते हो मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो बच्चों कोई भी न्यूक्लियस है, चाहे वो हीलियम की न्यूक्लियस हो गई, चाहे वो नाइट्रोजन की न्यूक्लियस हो गई, कार्बन, ऑक्सीजन, यूरेनियम, है ना, प्लूटोनियम, एंटीमनी, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, आयरन, कैल्शियम। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबके अंदर सेम तरीके से दबा दबा के, सेम तरीके से जो है सेम गैप के साथ, सेम स्पेस के साथ जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर इतना बड़ा सर्कल, आप ये समझ लीजिए कि 1 mm³ या 1 cm³ की कोई रेडियस किसी की न्यूक्लियस ले लूं, ठीक है, चाहे वो कैल्शियम की ले लूं, चाहे यूरेनियम का 1 cm³ ले लूं, या किसी भी कैल्शियम का, आयरन का, है ना, क्लोरीन का, किसी का भी जो है अगर मैं देख लूं तो आप ये देखेंगे अगर इतना वॉल्यूम ले लिया तो इतने वॉल्यूम में हर किसी के न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर आएंगे। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है, जैसे मान के चलो, इसका अर्थ ये है कि कैल्शियम की न्यूक्लियस है तो ऐसा नहीं होगा कैल्शियम की न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दूर दूर होंगे। ठीक है, किसी के अंदर पास पास में होंगे, बोला सबके अंदर एक जैसे तरीके से दबा दबा के भरे होते हैं। तो इसी को हमने कहा न्यूक्लियर डेंसिटी। ऐसा नहीं होगा कि इतने से वॉल्यूम में कैल्शियम के तो 10 जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे और किसी और के कम आएंगे, किसी और के ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, अगर इतना सा वॉल्यूम ले रहे हो तो इतने वॉल्यूम में हर एक एलिमेंट के बराबर बराबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन आएंगे। इसी को हमने बोला न्यूक्लियर डेंसिटी, जो है सभी की जो है मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है ना। ये चाहे किसी का मास नंबर 10 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी के अंदर, 235 है, 240 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी न्यूक्लियस इक्वली भारी होगी, सबकी न्यूक्लियस इक्वली ठोस होगी। इससे कोई मैटर नहीं है कि किसका कितना मास नंबर है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी किसके अंदर किसके पास पास में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता मास नंबर पे। न्यूक्लियर डेंसिटी सभी के लिए कैसी होती है, सेम होती है। हर एक न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी कैसी है, सेम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी का डेरिवेशन भी एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव भी करवाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सा हो जाएगा। भाई न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं वो एक दूसरे को कस के पकड़ के रखते हैं। इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स माना गया है। ठीक है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव। यानी कि वैसे आप ये देखें, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया, ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है नेचर के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे सेंटर टू सेंटर फोर्स लगाती थी, लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है। इसका अर्थ बच्चों ये हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक न्यूट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को ऐसे सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट करेगा, नहीं, जो जैसे चिपका है, जहां चिपका है
बस उसी जगह से फोर्स लगा लेगा और आपको जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है चिपके रहेंगे। मतलब एक दूसरे के सेंटर टू सेंटर फोर्स नहीं लगाते, जो जैसे चिपका, जो जिस कंटे में जैसे फंस गया वैसे फोर्स लगा लिया जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन सेंट्रल फोर्स है। अगली बात, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका अर्थ ये हो गया बच्चों, जैसे देखो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के साइज की, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में, है ना। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि देखो हमने पढ़ा है कि वैसे तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनकी डिस्टेंस 4 फर्मी हाउस से कम है तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। सर आपने तो अभी तो हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं, लेकिन बच्चों ये जो नियम है कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, ये कहां पर वैलिड है? ये वैलिड है 4 फर्मी से बड़ी डिस्टेंस पे, क्योंकि अगर डिस्टेंस 4 फर्मी से बड़ी हो जाती है तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है काम नहीं करता। फिर वही जो हमने कूलम में पढ़ा था, सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, फिर वहां पर वो रूल जो है एक्ट करेगा। ठीक है, बात समझिए जरा क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर 4 फर्मी से कम डिस्टेंस पे, 4 फर्मी यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 4 फर्मी से कम डिस्टेंस पे हमेशा जो फोर्स लगता है वो कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो न्यूक्लियस का जो साइज अगर 4 फर्मी के अंदर है तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 कुछ भी होगा, ये सब क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर यह कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। मान लीजिए कि अगर 2 प्रोटॉन है, इनकी डिस्टेंस बढ़ा के 10 फर्मी कर दी गई, 10 फर्मी कर दी गई, तो आप ये देख रहे हैं 10 फर्मी कर दी गई, तो भाई साहब जो प्रोटॉन इस 4 फर्मी की रेंज में, इसको तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस वाले प्रोटॉन को क्या करने लग जाएगा? रिपेल करने लग जाएगा। तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाने से, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाने से न्यूक्लियस के अंदर रिपल्जन भी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो जो छोटी रेंज में होगा उनके बीच में तो अट्रैक्शन होगी, लेकिन जो 4 फर्मी से बाहर है उनके बीच में रिपल्जन होने लग जाएगी, तो उससे फिर न्यूक्लियस आसानी से टूट भी जाती है। हैवी न्यूक्लियस, ये सवाल बनता है बच्चों, आगे मैं इसमें बताऊंगा भी। हैवी न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से आप क्या पाते हैं? साइज बड़ा होने से वहां पे रिपल्जन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, बड़ा साइज पे एक्ट नहीं करता, बड़े साइज में तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्जन होगा ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। कहां तक वैलिड है? बोला 4 फर्मी से कम डिस्टेंस तक ये वैलिड है। ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो रिपल्जन होने लग जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। अच्छा, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? न्यूक्लियर फोर्स फॉलो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर फोर्स कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? सैचुरेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का अर्थ ये होता है बच्चों कि कोई भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, जिसको हम न्यूक्लियन भी कह सकते हैं, कोई भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बस अपने आस पड़ोस वाले जो है न्यूक्लियन पर यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर ही फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखो पिंक कलर का देखा आपने, चलो ग्रीन बता देता हूं। मान लो ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? ये प्रोटॉन इस पे अट्रैक्शन नहीं लगाएगा, ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये कहता है कि भाई मैं दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, मेरे से जो लोग कनेक्टेड हैं, मुझसे जो लोग चिपके हुए हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं, बस मैं उनको पकड़ के खींचूंगा। ठीक है, फिर सर उसको कौन खींचेगा? भाई इसको इसके पास वाला खींचेगा, इसको इसके पास वाला खींचेगा। तो ये लोग आपस में सिर्फ अपने पड़ोसी पे फोर्स लगाते हैं, और जो है ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस पे लगा रहा हूं, नहीं, जो इसके नीबरिंग है, जो इसके पड़ोसी हैं, बस उन पे ही फोर्स लगाएगा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इट मींस न्यूक्लियन ओनली एक्सर्ट फोर्स ऑन नेबरिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए, बात क्लियर हो गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, फ्री में नोट्स मिल जाए, कोई आपको चार्ज वगैरह उसका नहीं देना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को समझना है। ठीक है, ये ग्राफ किस किस के बीच में? ये ग्राफ है ग्राफ बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ग्राफ बिटवीन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन के बीच में किस टाइप का फोर्स लग रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, नाउ तो यहां पर देखो इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहली बात, ये काफी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ से कंक्लूजन भी निकलता है, वो भी आपको ध्यान देना है।
ये देखो इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है ऊपर की साइड ये देखो y एक्सिस में हमने फोर्स रखा है, x एक्सिस में हमने डिस्टेंस रखी है। y एक्सिस में फोर्स रखा है, x एक्सिस में डिस्टेंस रखी है। ऊपर की साइड रिपल्जन फोर्स बताया जाएगा और नीचे की साइड अट्रैक्शन फोर्स बताया जाएगा। ठीक है, ऊपर की साइड रिपल्जन फोर्स और नीचे की साइड अट्रैक्शन फोर्स, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं फोर्स के केस में। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जब डिस्टेंस 4 फर्मी या उसके आसपास है तो अट्रैक्शन फोर्स, ये देखो ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये देखो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए कि 0.8 फर्मी, यानी कि जब भी दो न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस 0.8 फर्मी होगी, कितनी फर्मी होगी? 0.8 फर्मी, तो हमने देखा कि भाई अट्रैक्शन मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम अट्रैक्शन। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है देखो अट्रैक्शन घट रहा है, ये देखो अट्रैक्शन जो है ये घटते घटते जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद रिपल्सन में कन्वर्ट होगा। तो देखिए जरा जैसे जैसे आप देख रहे हो कि 0.8 फर्मी से इस साइड आ रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन घट रहा है। देखो जरा जैसी डिस्टेंस 0.8 फर्मी से घट रही है अट्रैक्शन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। 4 फर्मी के आसपास अट्रैक्शन कैसा हो गया? नेग्लिजिबल। डिस्टेंस और बढ़ाओगे तो ये अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो रिपल्सन में। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि 0.8 फर्मी पे मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, 0.8 फर्मी पे मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जैसी डिस्टेंस 0.8 फर्मी से बड़ी हो रही है वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स घट रहा है और ये जीरो, ये देखो यहाँ पे जीरो की ओर पहुंच रहा है। ठीक है, नाउ 4 फर्मी पे या उससे बड़ी डिस्टेंस पे जो 4 फर्मी के आसपास जो अट्रैक्शन फोर्स है नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक, अब मान लीजिए कि आप 0.8 फर्मी से भी डिस्टेंस घटा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन मान लीजिए अगर आप जो है भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी छोटी डिस्टेंस कर दे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे? एक दूसरे में थोड़ी ना घुस जाएंगे, तो वहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा। भाई देखिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कहो कि आना भाई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे कह रहे हो कि आजा आजा यहां बैठ जा, ठीक है, वो दूर बैठा, अरे नहीं बैठ तो जा यार, आप पास में आ जा। अब वो पास में आ जाए आपके, अब पास में आ जाए, आप गले पे हाथ रख ले, चिपकने लग जाए और चिपकने लग जाए, थोड़ा सा और क्लोज पहुंच जाए, आप क्या उसको रिपेल नहीं करेंगे? बोला पता नहीं सर केमिकल लोचा जो है खराब हो गया इसका, है कि नहीं? तो नेचर में हर जगह का नियम ये है कि भाई न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है कि भाई पास में रहोगे अट्रैक्शन फोर्स होता रहेगा। अब अगर जो है ये तो चलो पास में की जगह आपने उनको आपस में घुसेड़ दिया, है कि नहीं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर घुसेड़ते चले जा रहे हैं, तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि रिपल्सन नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। तो अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से भी कम हो जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स जो है घटने लग जाएगा। 0.4 फर्मी पे जो अट्रैक्शन है ये किस में कन्वर्ट होने लग गया? रिपल्सन में। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि 4 फर्मी पर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, डिस्टेंस घटाई 0.8 फर्मी पर अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम, आपने इससे भी ज्यादा डिस्टेंस घटाई तो 0.4 फर्मी तक आते आते अट्रैक्शन पूरी तरीके से जीरो, और इससे भी डिस्टेंस कम करोगे तो यहां पर रिपल्सन फोर्स जो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके जो कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन में आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि 0.8 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी ये मिनिमम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो अट्रैक्शन में हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, अट्रैक्शन में हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी? मिनिमम। ठीक है, नाउ तो ये कंक्लूजन लिखें, 0.8 फर्मी की अप्रॉक्स डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। अगर डिस्टेंस 0.4 फर्मी छोटी हो गई, डिस्टेंस लेस देन 0.4 फर्मी, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 4 फर्मी के बराबर है या लगभग कम ज्यादा है थोड़ी सी, तो इस डिस्टेंस पे आते आते न्यूक्लियर फोर्स जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपके बहुत ही काम की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें कुछ बेसिक सी बातें आपको समझनी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, तो ये चीज हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं 9th क्लास से। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है ऐसे लिखा जाता है, देखो कोई भी नंबर है, लेट्स से कैल्शियम है, कैल्शियम का ऐसे 20-40 कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो नीचे लिखा हुआ है ये Z है और ऊपर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कैपिटल ए जो होता है ये होता है दोनों कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ए कैसे बनता है? ए का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और Z क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर मैं यहां से ए में से Z घटा दूंगा तो ए में से Z घटाने पे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाते हैं।
न्यूट्रॉन का नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एटॉमिक नंबर का मतलब कितने प्रोटॉन है। जब 10 प्रोटॉन है तो 10 एटॉमिक नंबर कहलाएगा, 20 प्रोटॉन है तो 20 एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, बस ये बात आपको बताई गई, ये पूरा फॉर्मूला वगैरह लिखा दिया, ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिए, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये देखो मैं कभी भी आपसे कहूं तो आप मुझे ये बताना कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग कैसा है, सेम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपसे कहता हूं कि एक प्रोटॉन का मास है 1.5 ग्राम, ऐसे मान लेते हैं। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है तो चलो मैं उसको न्यूक्लियन कहता हूं। ठीक है, एक न्यूक्लियन का मास है 1.5 ग्राम, ये कितने का मास हो गया, एक का हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि टोटल जो है ना, टोटल 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, टोटल 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो बताओ सबका मास कितना हो गया। ये क्या है, टोटल कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोला 4। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम ए बोलते हैं। तो मुझे बताओ टोटल मास कितना हो गया, क्या बोलोगे, 6 ग्राम हो गया सर, 6 ग्राम। कैसे निकाला, बोला 1.5 का इंटू उससे कर दिया तो 6 ग्राम निकल के आया। मतलब ये हो गया टोटल मास मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास इंटू टोटल मास नंबर, बताओ ऐसे निकल जाएगा टोटल मास, ध्यान रख पाओगे। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या बोलूंगा, न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या बोलने वाला हूं, न्यूक्लियर डेंसिटी। चलिए तो न्यूक्लियर डेंसिटी को आप पढ़िए पहले। अच्छा लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी से पहले आपको रेडियस ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बट इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है तो बोलना m इंटू ए। ये छोटा वाला m है एक न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियन मतलब या तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या न्यूट्रॉन की। ठीक है, दोनों की भी आप बोल सकते हो। ठीक है नाउ, तो अभी मैं बात करूंगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। रेडियस कहूं या साइज कहूं एक ही बात है। आप मुझे बताइए किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस किस पे डिपेंड करती है, बोला ये रेडियस डिपेंड करती है मास नंबर पे। किस पे डिपेंड करती है, मास नंबर पे। साइज किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर। मतलब किसी के पास मास नंबर समझते हो, कुल टोटल कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो टोटल अगर 100 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो रेडियस छोटी होगी, है ना। अगर 200 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो रेडियस बड़ी होगी। तो यहां पर हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मास नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, थोड़ा और स्टडी करा तो ये पाया कि रेडियस जो है ये मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 के। क्या पाया, क्या नोटिस किया कि रेडियस ए पे डिपेंड करती है ना, लेकिन कैसे, बोला क्यूब रूट टाइम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मास नंबर को डबल किया तो रेडियस भी डबल हो गई, ऐसा नहीं है। मास नंबर को 3 गुना किया तो रेडियस भी 3 गुना हो गई, ऐसा नहीं है। स्टडी करा तो पाया कि रेडियस जो है ये मास नंबर के क्यूब रूट टाइम्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हो गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। और यहां पर जो कांस्टेंट आया है जिसको हमने बोला आर नॉट। आर नॉट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, और आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। कितनी होती है, 1.2 फर्मी। आर नॉट की वैल्यू क्या है, 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो जहां भी आपको आर नॉट मिलेगा आप उसकी ये वैल्यू रख सकते हैं। हर एक न्यूक्लियस के लिए आर नॉट की वैल्यू फिक्स है और हर एक जगह जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आर नॉट आ जाएगा। ठीक है, ए की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है। तो जब भी रेडियस निकालनी है आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिल गया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हुज मास नंबर इज 125। क्या कहा जा रहा है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हुज मास नंबर इज 125। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर 125 है, मतलब इसके अंदर टोटल 125 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि 50 प्रोटॉन है बाकी के न्यूट्रॉन, हो सकता है 50 न्यूट्रॉन बाकी के प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बराबर बराबर भी हो सकते हैं, एक आध कम ज्यादा भी हो सकता है। तो कह रहा है कि मास नंबर कितना है, 125 है। रेडियस मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला आर नॉट ए टू द पावर 1/3, यानी कि ऐसी न्यूक्लियस जिसके अंदर 125 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसकी आप रेडियस निकालो। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट की जगह 1.2 फर्मी हो गया, 10 टू द पावर -15 मीटर। ए की पावर 1/3, तो ए की पावर 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो अगर 125 के ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 12×5 = 60,
तो ये मेरे पास जो है 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो गया। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू 6 फर्मी। उम्मीद करता हूं भाई इस टाइप का आप जो क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आएगा तो आप उसको आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर इस चैप्टर में सिंपल ही न्यूमेरिकल आते हैं क्या? बिल्कुल भाई, ये चैप्टर ही सिंपल है, एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर, न्यूमेरिकल के नाम पे धप्पा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जरा। ठीक, अच्छा इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस whose mass number is in the ratio of 1:2/3 2 to the power 1/3। कह रहा है, देखिए जरा क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस। आपको रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो निकालना है, मतलब आपको R1/R2 का रेशियो निकालना है। आगे क्या दिया है, आपको ये कैलकुलेट करना है। दिया क्या है, गिवन में क्या है, तो गिवन है बच्चों आपको दिया हुआ है whose mass number is in ratio। मास नंबर का रेशियो कितना है, 1:2 to the power 1/3। तो मास नंबर का रेशियो क्या है, A1/A2 क्या है, 1:2 to the power 1/3। ठीक है, ये A1/A2 की ये वैल्यू दी गई है। बताइए, बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे R1/R2 निकालना है, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, R1 का फॉर्मूला R0 A to the power 1/3, R1 है तो A1 आ गया। R2 का फॉर्मूला R0 A to the power 1/3 और ये इतना हो गया। R1/R2 इज इक्वल टू R0 से तो R0 कट गया। ठीक है, R0 से R0 कट गया, यहां पे क्या लिखा जाएगा, A1/A2 की पावर 1/3, A1/A2 द पावर 1/3। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 कितना हो गया, तो A1/A2 का रेशियो इन्होंने दिया हुआ है, कितना है, 1/2 टू द पावर 1/3। अपॉन में कितनी पावर है, बोला 1/3। ठीक है, ये चल रही है, मतलब ऊपर इतनी पावर है। नाउ अभी ध्यान से सुनेंगे जरा, तो अब एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग तो समझते हो कि लेट्स से ये 2 क्यूब लिखा हुआ है और पावर है 1/3, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। तो 2 3 का इंटू 1/3 से करते, ये 3 से 3 कट जाता, ओनली क्या बचता, 2 बचता। बट यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, ऑलरेडी 1/3, तो 1/3 का इंटू 1/3 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 1/9। तो बस भाई साहब यही रेशियो हमने निकाल दिया, यही हमारा आंसर हो गया। तो रेडियस का रेशियो कितना निकल के आ गया, R1/R2 कितना निकल के आ गया, ये आ गया 1:2 टू द पावर 1/9, ये निकल के आ गया। अगर मास नंबर का रेशियो इतना है तो रेडियस का रेशियो इतना रहेगा। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है। ठीक है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लो ना, उसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, फ्री है। ठीक, नाउ हमें क्या मिल रहा है उससे, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। न्यूक्लियर डेंसिटी, अब मैंने क्या बताया था आपको, न्यूक्लियर डेंसिटी यानी कि किस न्यूक्लियस के अंदर कितना कूट कूट के जो है कितने पास पास में न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं। तो हमने क्या सीखा था कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। बोला मास नंबर, किसका मास नंबर कितना भी हो, किसी के अंदर 125 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी के अंदर 200, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी बराबर होगी। ठीक है, सबके अंदर एक ही तरीके से जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर बराबर चिपक चिपक के न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे। ऐसा नहीं कि किसी में दूर दूर, किसी में पास पास, नहीं, सबके लिए सेम। अब इसी बात को मुझे शो करके दिखाना है, यानी कि प्रूव करना है। क्वेश्चन मिल सकता है, प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। नाउ तो ध्यान से देखिएगा, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। देखो, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको क्या सिखाया है कि पूरे न्यूक्लियस का मास कितना होगा, बोला m इंटू ए। अभी नहीं पढ़ाया था, याद करो, अगर भूल गए तो थोड़ा सा पेज पलट के देखिए, m इंटू ए मास ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम, अब देखिए न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल शेप की मानी गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है, रेडियस। नाउ अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर देखो 3 तो पलट के चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 3 इंटू एम इंटू ए, 4 पाई नीचे बचा। r की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, R0 a to the power 1/3। अब देखिए यहां पर क्या है, देखो ना, समझो, अब ये क्यूब हटेगा तो 4 पाई तो ठीक है, क्यूब हटेगा तो R0 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, a की पावर 1/3 के ऊपर क्यूब आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि 1/3 से 3 कट गया तो अकेला a बचा, ये a से a कट गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बची, 3m अपॉन 4 पाई R0 क्यूब।
अब ये डेंसिटी है और इसमें मास नंबर तो कहीं भी नहीं है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला किसके लिए, न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए। और हमने आगे लिखा कि इस फॉर्मूले से ये बताया जा सकता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करता हूं, मतलब न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का मास यहां रख दूं, है ना, आर नॉट की वैल्यू रख दूं, 4 पाई और 3 की वैल्यू पुट करूं, तो यहां पर रो की वैल्यू निकल के आती है 2.3 इंटू 1017 केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि ये, यानी कितना हो गया 2.3 इंटू 10 कितना 17 केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1017 केजी, यानी करोड़ों 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 किलोग्राम मास आ सकता है सिर्फ कितने में, 1 मीटर क्यूब में। मतलब जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं डेंसिटी, वो किसी भी डेंसिटी से सबसे ज्यादा डेंस है न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो आप क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक, न्यूक्लियस की डेंसिटी प्रैक्टिकली जो है आप देखें कि इतनी डेंसिटी अचीव कर पाना किसी भी सब्सटेंस के लिए जो है पॉसिबल नहीं है, बट न्यूक्लियस के लिए ऐसा है। ठीक है, नाउ ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, चलो तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं और देखिए जरा अब हमें क्या मिल रहा है नेक्स्ट। अभी देखिए नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई साहब एटम का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का मास मेजर करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करते हो, तो आप कहोगे सर वो तो केजी कर सकते हैं ना। नहीं, देखो भाई केजी कर सकते हैं, किलोग्राम तो ऐसा यूनिट है मास की, तो वही आपको यूज करना चाहिए। लेकिन जैसे क्या होता है, जैसे मान के चलो कि अगर मुझे जो है आलू खरीदने हैं तो मैं केजी में बोलूंगा, किलोग्राम में। लेकिन मान लो अगर मुझे गेहूं खरीदने पूरे साल के लिए तो मैं क्विंटल में बोलूंगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मुझे सोना खरीदना है तो मैं ग्राम में बोलूंगा। तो जितनी बड़ी क्वांटिटी होती है ना उसके हिसाब से हम यूनिट यूज कर लेते हैं। अब एटम का मास, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है ना, तो उसके लिए हमने उतनी ही छोटी यूनिट बना दी और उस छोटी सी यूनिट का नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम प्यार से एएमयू कहते हैं या शॉर्ट में यू भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 एएमयू कितना होता है, C12 एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट जो निकल के आएगा वो 1 एएमयू कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा अच्छा, तो अब 1 एएमयू को अगर मैं केजी में लिखता हूं तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.0055 एएमयू। ये छोटा वाला यू है, इसको एएमयू ही कहा जाता है। प्रोटॉन का मास है 1.0077 एएमयू। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0086 एएमयू। बताइए, ध्यान रख पाओगे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वैल्यूज आपको याद रखना है। बाद में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एएमयू को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। देखो बच्चों, नेचर में क्या होता है ना, नेचर में एक ही एटम के अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे नेचर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसा भी है जिसमें एक प्रोटॉन पाया जा रहा है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाला हाइड्रोजन उसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाले हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, लेकिन इन तीनों हाइड्रोजन में एक चीज कॉमन है कि तीनों के अंदर एक 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 प्रोटॉन है। नीचे जो लिखा गया है वो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तीनों के अंदर एक 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 प्रोटॉन है। तो सेम एटम के वो न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। ऐसे याद रखो, प्रोटॉन और आइसोटोप दोनों में पी आ रहा है, दोनों में पी आ रहा है। तो 1H1, 1H2, 1H3 इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में एक 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 प्रोटॉन है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं ना तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर मिलता है। 1 में से 1 घटाया 0 तो इसमें 0 न्यूट्रॉन, 2 में से 1 घटाया 1 तो इसमें 1 न्यूट्रॉन, 3 में से 1 घटाया तो 2 बोला इसमें 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। ऐसे एलिमेंट, ऐसे न्यूक्लियस को हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, नाउ इसी प्रकार से कार्बन है। अब कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, लेकिन अलग अलग फॉर्म में पाए जाने के कारण से कुछ कार्बन के एटम ऐसे होते हैं जिनके अंदर 10⁻6 4 न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 14⁻6 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इन तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना। तो इन तीनों एटम को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप कहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट मास नंबर ये जो है अलग अलग हो गया।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आइसोटोप, पा मतलब प्रोटॉन, ध्यान रखेंगे। आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब है आइसोटोन, ना मतलब न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे एलिमेंट है ना, डिफरेंट एटम के ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर आइसोटोन, ना मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा बट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है अलग भी हो सकता है, ठीक है, अलग रहेगा, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का ये वाला आइसोटोप देख लो 8O16 और कार्बन का ये 6C14। सर कार्बन का तो मास नंबर 12 होता है ना, होता है, लेकिन इसके अलग अलग आइसोटोप भी पाए जाते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन और कार्बन का ये वाला आइसोटोप मिला लो जरा, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें देखो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, इसके अंदर न्यूट्रॉन निकाल लो, न्यूट्रॉन 16 - 8, इसमें 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन निकालो 14 - 6, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ आर कॉल्ड आइसोटोन। इनको हम क्या कह रहे हैं, आइसोटोन कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आगे बढ़ जाएंगे, आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम रहेगा उनको हम बोलेंगे आइसोबार। जैसे कि ये देखो, ऊपर मास नंबर सेम है तो हम इनको आइसोबार कह रहे हैं, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। अब जैसे आइसोटोप पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम उनको कैसे करते हैं, आपको क्या कहा जाएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, आपसे कह रहा है कि क्लोरीन का सैंपल है, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक का मास है 34 पॉइंट, यानी कि मान लो एक क्लोरीन का सैंपल है, यानी इसमें क्लोरीन गैस भरी हुई है। तो हमने इस गैस को अच्छे से जो स्टडी किया तो हमने ये पाया कि इसके अंदर क्लोरीन के 2 टाइप के एटम पाए जा रहे हैं। एक वो एटम है जिनका, यानी एक वो न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास 34.98 यूनिट है, और दूसरा है जिनका एटॉमिक मास 36.98 यूनिट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है भाई, इनका एवरेज मास निकालना है। लेकिन एवरेज कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों को प्लस कर दिया 2 का डिवाइड कर दिया, नहीं, इसमें बताया गया है 34.98 जिसका मास है, वो नेचर में, वो इस सैंपल में 75% के लगभग पाई गई, और जिसका मास 36.98 है उनके जो उन आइसोटोप जो है वो पाए गए 24.6%। तो आपसे कह रहा है एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम का एवरेज मास आपको निकालना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए कि ये वाला आइसोटोप इतने परसेंट पाया गया, ये वाला आइसोटोप इतने परसेंट पाया गया, तो बताइए एवरेज मास कैसे निकालेंगे। तो एवरेज मास निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आइसोटोप जितने परसेंट पाया जा रहा है बस उतने का इंटू कर दो, ऐड कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर हेडिंग बनाऊं एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो बताओ जरा 34.98 कितने परसेंट पाया गया, 34.98 पाया गया, कितने परसेंट पाया जा रहा है इस सैंपल में, 75.4%। परसेंट हटा दो, प्लस करो, ये कितने परसेंट पाया जा रहा है, बोले 36.98 इनटू कितने परसेंट, 24%। कितने से डिवाइड कर दें, बोला 100 से डिवाइड कर दो, जो जितने परसेंट पाया जा रहा है उसका इंटू कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा ये आएगा 35.47, ठीक है। तरीका आपको सिखा दिया, और ये AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो जितने परसेंट पाया जा रहा है उसका उससे इंटू कर दो और जो 100 से डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद। नाउ इस टाइप से भी दिया जा सकता है क्वेश्चन कि भाई एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन की बात कर रहा है, बोरॉन का एटॉमिक वेट उन्होंने दे दिया, यानी कि एटॉमिक मास दे दिया 10.81 यूनिट, यानी कि AMU, ठीक है। इसके बाद यानी कि अब इन्होंने बोरोन का पूरे सैंपल का जो एक एटम का जो है इन्होंने मास दे दिया इतना, ठीक है। नाउ अब कह रहा है कि बोरोन के 2 आइसोटोप हैं 5B10 और 5B11, कह रहा है कि इनका रेशो आपको निकालना है कि इन दोनों के का रेशो कितना होगा। मतलब आपसे ऐसा कह रहा है कि एक सैंपल है जिसमें मान लीजिए बोरोन गैस जो है भरी हुई है, वैसे बोरोन गैस के फॉर्म में होती है क्या, नहीं, ठीक है। मान लो एक सैंपल है उसमें बोरोन है, ठीक है ना। अभी आपको ये समझना है कि भाई बोरोन है तो इस सैंपल के अंदर 2 टाइप के बोरोन एटम पाए गए, एक पाया गया 5B10 जिसके बाद 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, और दूसरा सैंपल पाया गया 5B11 यानी कि 5 प्रोटॉन और 11 में से 5 गए तो 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको यहां पर यह बताना है कि भाई इस पूरे सैंपल का जो एवरेज निकल के आया, इस पूरे सैंपल में जो एटम का एवरेज निकल के आया दैट इज 10.81
AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। नाउ तो आपसे कह रहा है कि भाई इन दोनों का कितनी परसेंटेज पाई जाएगी, इन दोनों का रेशो क्या होगा वो आपको बताना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है, आप इसको लिखेंगे लेट, मान लो कि 5B10 जो है इज फाउंड इन X%, ठीक है, एंड 5B11 and 5B11 is found in 100 माइनस X%। भाई 100 में से X% ये हो गई और 100 माइनस X दूसरी हो गई, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए थोड़ा नॉइज और कम कर देता हूं, ठोका पीटी कम आएगी। बाहर थोड़ा सा घर के बाहर काम चल रहा है, तो ये तो कुछ नॉइज अगर बैकग्राउंड में आ रही तो भाई उसको इग्नोर करके हुए चलना। ईयरफोन हटा देना तो वो नॉइज भी आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, ईयरफोन हटा देना बस, ठीक। नाउ ध्यान दो जरा, तो अब क्या कहा जा रहा है, 5B10 इज फाउंड इन X% और मान लिया कि 5B11 इज फाउंड इन 100 माइनस X%, बस हो गया खेल खत्म। तो आपको क्या करना है, बस ये इसका एवरेज मास कितना है, बोला 10.81, ठीक है। अच्छा अब देखिए 5B10, तो ये 10 मास नंबर वाला कितने परसेंट पाया गया, बोला X%, प्लस 11 मास नंबर वाला कितने परसेंट पाया गया, बोला 100 माइनस X%। अब परसेंट लगाया तो भाई अपॉन में 100 आना तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1081 बन गया, ये बन गया 10x प्लस ये बन गया 1100 माइनस 11x, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये बचेगा माइनस का x, ये बचेगा 1081 माइनस 1100, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 19 इज इक्वल टू माइनस का x, तो माइनस से कट गया, x इज इक्वल टू बन गया 19। तो अगर ये 5B10 की वैल्यू हमने x मानी तो ये बन गया 19%, और 5B11 ये हमने कितना माना था, 100 माइनस x, तो 100 माइनस x हो गया था 81, 100 माइनस x निकालो 81 बचेगा ना। तो बस ये बात आपको ध्यान देना है, क्या ये कितना हो गया 19:81, यानी कि 5B10 कितना परसेंट 19% और ये कितना परसेंट 81, तो दोनों जो का हमने रेशो निकाल दिया। तो अगर एवरेज मास दिया हो तो ऐसे करेंगे, और अगर निकालना हो तो पिछले क्वेश्चन जैसे किया था वैसे करेंगे, ठीक है। चलो आपको एक और अच्छा क्वेश्चन यहां पे करवाते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन ये एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वेट कर रहा हूं भाई कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, कमेंट में मुझे पता पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद जो आराम से बताना। आप देखो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप कैसे उनको करेंगे वो आपको समझना है। देखो हर छोटी छोटी चीज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में चेंज करके क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लास में हम करवाते हैं वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना, कि आपको आइडिया लगे कि इस टाइप का पैटर्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट हाँ इतनी बात जरूर है कि आप अगर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको मेरी बुक एक्सीलेंस 95 प्लस को जो है लेना है और इससे प्रैक्टिस करनी है। भाई ये बुक ना आपके लिए बेस्ट होने वाली, इससे बेस्ट आपके लिए इस साल कुछ और नहीं होगा, ठीक है। दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको जो है मजे मजे आ जाएंगे। नाउ अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है, इसमें क्या दिया गया है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू 2 पार्ट्स। भाई देखिए मैं ना न्यूमेरिकल में मेरी एक आदत है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूं कि आपको क्या करना है कि आपको ब्रेक डाउन करना है, चीजों को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है जो कि 2 पार्ट में डिसइंटीग्रेट होती है, हाँ 2 पार्ट में। मान लो कि एक पार्ट इसका यहां पहुंच गया और एक पार्ट इसका यहां पहुंच गया, ठीक है। नाउ अभी देखिए विच हैव देयर वेलोसिटीज इन द रेशियो 2:1। मान लो कि पहले पार्ट की जो वेलोसिटी है और दूसरे पार्ट की वेलोसिटी है, इनका रेशियो है v1/v2 इज इक्वल टू 2:1। देखो जैसा उसने दे रखा है ना, बस मैंने वो नोट कर लिया, मुझे और कुछ नहीं आता, बस मैंने वो नोट कर लिया, ठीक है। नाउ ध्यान दो, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज का रेशियो निकालना है। न्यूक्लियर साइज का मतलब क्या है, बोला रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है, r1/r2 निकालना है। तो अगर आपने क्वेश्चन में जो गिवन है और जो पूछा है, अगर आपने उतना ही नोट कर लिया ना तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आपको सोचना कि भाई ये कैसे निकाल सकता हूं, तो मुझे पता है कि रेडियस का रेशियो निकालना है, मतलब रेडियस का फॉर्मूला होता है r0 a⁴ 1/3।
R0 a टू द पावर 1/3 ये होता है। लेकिन क्या मुझे एक बात बताइए ध्यान से आप लोग, क्या इसमें मुझे यहां पर एटॉमिक मास नंबर वगैरह दिया हुआ है? नहीं। लेकिन चलो मैं ये लिख देता हूं कि मुझे रेशो फाइंड करना है, किसका? R1/R2 का रेशो फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी कोलिजन होता है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं ना, कोलिजन होता है ना, तो मैं एक काम करता हूं, कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिए ड्यूरिंग कोलिजन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ड्यूरिंग कोलिजन, किसी प्रकार का कोलिजन हो या एक्सप्लोजन हो रहा है, यहां पे एक्सप्लोजन है ना, तो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन या डिसइंटीग्रेशन, चलो मैं यहां लिख दूंगा डिसइंटीग्रेशन, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व होगा दोनों फ्रेगमेंट्स का, दोनों जो टुकड़े इसके बन गए हैं, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? m1v1 इज इक्वल टू होता है m2v2, ये कहता है? हाँ सर ये बिल्कुल कहता है। हाँ, अब m1/m2 तो मुझे नहीं पता, लेकिन v1/v2 तो पता है, तो v1/v2 इज इक्वल टू m2/m1। तो v1/v2 की वैल्यू क्या आ गई? 2/1। तो m2/m1 क्या है? इतना। तो m1/m2 कितना हो जाएगा? 1/2। निकल आया? हाँ सर निकल आया। तो यहां से m1/m2 की वैल्यू आपको मिल गई। तो अगर मैं ऐसे लिखूं m1/m2, मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू डेंसिटी रो, सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा सेम होती है, ये तो हमने पढ़ा है। अच्छा, m2 वॉल्यूम 4/3, क्योंकि न्यूक्लियस 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। अब देखिए सब तो कट गया, क्या बचा? m1/m2 इज इक्वल टू r1/r2, दोनों के ऊपर क्यूब लगाए, r1 के ऊपर भी क्यूब, r2 के ऊपर भी क्यूब, तो यहां पे होल क्यूब हो गया। तो m1/m2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। r1/r2 की वैल्यू, अब ये 3 इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? 1/3, क्यूब रूट नहीं बन जाएगा? तो इसका ये रेशो कितना निकल के आ गया? 1/, समझ गए? ये इस तरीके से होगा। बताओ कौन सा बैठ रहा है सही? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप इस टाइप इक्वेशन को कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है भाई, इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या? बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इजी सा है। मतलब मैं ये कहता हूं कि भाई न्यूक्लियस जो है इस पूरी फिजिक्स के सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है ना। 5 हो गया, चैप्टर नंबर 8 हो गया, इसके बाद 11, 12, 13, ये सब इजी में ही तो आते हैं, है ना। तो देखो न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई में हमें क्या समझना है बेसिकली। देखो जैसे मान के चलो मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई एक प्रोटॉन है, इस एक प्रोटॉन का मास जो है कितना है? 1 ग्राम, ठीक है। मान लो एक न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन का मास भी है 1 ग्राम। तो अगर ये दोनों जुड़ जाएं और जुड़ के एक न्यूक्लियस बना दे, जुड़ के एक न्यूक्लियस बना दे जिसके अंदर एक प्रोटॉन होगी और एक न्यूट्रॉन होगी, जुड़ के एक न्यूक्लियस बनाए, तो भाई इन दोनों का मास 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम कितना होना चाहिए था? 2 ग्राम होना चाहिए था, है ना। कितना होना चाहिए था? 2 ग्राम होना चाहिए था, ठीक है नाउ। लेकिन क्या नोटिस करा गया कि भाई इन दोनों का मास 2 ग्राम होने की बजाय 1.98 ग्राम पाया गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कुछ मास कम हो गया। देखिए होना कितना चाहिए था? 2 ग्राम। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर एक न्यूक्लियस बनती है, मान लीजिए कि उन दोनों का मास 1-1 ग्राम है, तो जुड़ने पर दोनों का मास 2 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? बोला 1.98 ग्राम। सर बोला ये कम कैसे हो गया? तो भाई साहब देखो, पहले ये दोनों अलग अलग थे, फिर ये चिपक गए, तो चिपकने के लिए कुछ एनर्जी लगी होगी, है ना। वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी कहां से निकली? बोला मास के फॉर्म में निकली, है ना। मतलब वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी आई जब मास को कन्वर्ट किया गया। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन पहले अलग अलग थे, न्यूक्लियस बनी तो ये चिपक गए, चिपके तो एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहां से आएगी? बाहर से तो नहीं आ जाएगी, तो अंदर से ही तो आएगी, है ना। तो बेसिकली नेचर में जो इनका मास होता है वो थोड़ा सा मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट ये चिपके रहें।
है ना। और वो जो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, उतने ही अंतर को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। होना चाहिए था 2 ग्राम, बट हो कितना रहा है? 1.98 ग्राम। मतलब कितना डिफरेंस आ गया मास का? तो बोला 2 ग्राम माइनस 1.9 ग्राम, 2 ग्राम माइनस 1.998 ग्राम। ठीक है, तो ये जो अंतर निकल के आया, कितना निकल के आया? ये 0.02 ग्राम का। यानी ये जो अंतर आ रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं कि भाई इतना तो डिफेक्ट आ गया। इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा सर, ये मास डिफेक्ट आपने कैसे निकाला? तो मैंने कुछ नहीं किया, प्रोटॉन का मास जोड़ दिया प्लस न्यूट्रॉन का मास जोड़ दिया, ठीक है, माइनस इसमें न्यूक्लियस का जो मास बना है, न्यूक्लियस का मास जो बना है, न्यूक्लियस का मास, उसको घटा दिया। ठीक है, तो ये जो हमने ऐसे सॉल्व किया, यानी 1 ग्राम प्रोटॉन का मास प्लस 1 ग्राम न्यूट्रॉन का मास हो गए 2 ग्राम। अब न्यूक्लियस का जो मास बचा 1.98 ग्राम, उसको घटा दिया तो बन गया मास डिफेक्ट। ठीक है, लेकिन सर इसमें तो एक एक प्रोटॉन था। अब मान लीजिए कि इसमें 10 प्रोटॉन होते तो बोला 10 का इंटू कर देते, 5 प्रोटॉन होते तो यहां पे 5 का इंटू कर देते, Z प्रोटॉन होते तो प्रोटॉन में Z का इंटू कर देते। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो बोला A माइनस Z। कितने होते हैं? A माइनस Z। इतनी तो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया? मास डिफेक्ट का। मास डिफेक्ट का क्या फॉर्मूला है? Z इंटू MP, A माइनस Z इंटू MN, और ये Mn, ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ध्यान रखिए, आप इसको ध्यान रखिए। तो ये जो बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बन गया मास डिफेक्ट का। ठीक है, ध्यान रखोगे? अच्छा सर, ये जो मास डिफेक्ट जो आया, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है बाइंडिंग एनर्जी। सर वो क्या होता है? वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट आप इस मास डिफेक्ट को ध्यान रखिएगा। ये मास डिफेक्ट क्या है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास जब हमने जोड़ा तो वो ज्यादा आ रहा था, लेकिन न्यूक्लियस बनने के बाद मास हो गया कम। तो जितना अंतर आ गया मास का, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। सर ये मास डिफेक्ट क्यों आया? क्योंकि थोड़ा सा जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उस एनर्जी को यहां पे बाइंडिंग एनर्जी कहा गया है। तो चलिए बाइंडिंग एनर्जी पर पहुंच ही जाते हैं और समझ लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। देखिए एक्चुअल में मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस को आपने कंबाइन जब किया तो कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई? 100 जूल। तो ये सभी न्यूक्लियस एक दूसरे को लेट्स से 100 जूल से पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मुझे उसको तोड़ना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मुझे 100 जूल और देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं 100 जूल इनको दूंगा, इन सबकी जो ये सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये अलग अलग हो जाएंगे, इन सबकी एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि बेसिकली ये जितनी एनर्जी से पकड़ के रखे हुए हैं एक दूसरे को, उतनी ही एनर्जी जब मैं दूंगा तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, उतनी ही एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, स्प्लिट मतलब भी अलग करना होता है। तो किसी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उतनी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो मान लीजिए कि अगर मान लो कि मुझे लेट्स से कहीं पर भी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ गई, तो इसका मतलब है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते ही इसके सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तो हो गई टोटल बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी कि जो मास डिफेक्ट आया है उसमें सी स्क्वायर का इंटू कर दोगे, है ना, और उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट कर दोगे जूल से, इसको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। हालांकि इसका शॉर्टकट भी होता है, वो मैं आपको भी समझाने वाला हूं। अच्छा, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, अब देखिए 310 मीटर पर सेकेंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब मैं बात करूंगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है। ऐसे मान लीजिए कि ऐसे मान लो कि भाई कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास ना 10 न्यूक्लियन है। टोटल कितना है? इसका मास नंबर कितना है? 10। मतलब इतने इसके पास न्यूक्लियन है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, और इस पूरे की बाइंडिंग एनर्जी है लेट्स से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोला अगर मैं 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो 100 में तो 100 हो गई इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी।
लेकिन मान लो कि अगर मुझे इस 10 में से बस एक को बाहर निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो बोला 100 में डिवाइड कर दो 10 का, तो बोला एक को बाहर निकालना 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। तो एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर का डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो टोटल सभी को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं सिंपल बाइंडिंग एनर्जी या टोटल बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, ध्यान रखिए। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहां पर ना एक चीज समझो कि कभी भी किसी मास को आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझेंगे, देन हम मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या समझना है कि मास डिफेक्ट को या सिंपल मास को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको वो समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, कि कन्वर्ट करो 1 AMU को एनर्जी में। 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू निकलवाना सिखाता हूं। ठीक है, तो आपको एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला लगता है E इज इक्वल टू MC²। क्या फॉर्मूला लगता है? E इज इक्वल टू MC²। तो यहां पर मास कितना दिया है, कितना मास कन्वर्ट करने की बोल रहा है? कह रहा है 1 AMU मास से अगर आप एनर्जी बना देंगे कंप्लीटली तो कितनी एनर्जी बनेगी वो आपको बताना है। तो एनर्जी, मास से एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू MC² होता है। अब m मैंने ले लिया 1 AMU, नहीं, मुझे पहले 1 AMU को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। 1 AMU को पहले मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। तो भाई केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू ली। आप सिंपल 1.66 भी लेके चल सकते हो, बट एग्जैक्ट वैल्यू लेने से एग्जैक्ट आंसर आएगा और ये वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे करेक्ट वैल्यू डेसिमल के 4 डिजिट बाद तक लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, नाउ तो 1 AMU को मैंने केजी में लिखा, एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है। स्पीड ऑफ लाइट को अगर मैं लिख रहा हूं तो 2.997, वैसे होता है 3 × 10⁸, बट बच्चों यहां से जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले सारे न्यूमेरिकल उसी वैल्यू पर बेस्ड है, इसलिए एक एक डेसिमल हमें सही लेके चलना है। ठीक है, तो देखो क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू MC² होता है तो पहले मैंने मास को कन्वर्ट कर लिया केजी में, 1 AMU को केजी में इतना लिखा जाता है। देन स्पीड ऑफ लाइट को 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं, तो मैंने क्या है C² को भी ऐसे लिख लिया। इसके बाद जब मैंने सबको इंटू किया, सॉल्व किया तो ये इतना निकल के आ गया। ठीक है, 1.4 था, इसको 14 पॉइंट किया तो 10⁻11 आ गया। ये जो वैल्यू निकल के आई ये जूल में आई, क्योंकि देखो ये भी ऐसा यूनिट केजी में था, ये भी मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट हमने ली थी यहाँ पे, तो फिर आंसर एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, जूल में आंसर निकल के आया। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है बच्चों, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो 1.6 10⁻19 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पे भी देखो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ चल रहा है 1.602। ठीक है, तो 1.6 10⁻19 का डिवाइड करते हैं जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। ऐसा करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है ये मिल रही कितना 9.31 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैंने 2 जीरो यहां से उधार ले ली तो 931.5 बन गया। यहां पे बची 10⁻6 क्योंकि 2 जीरो निकाल ली ना, है ना, तो 10⁻6 को हम बोलते हैं मेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एज इट इज। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको मैंने कहा कि E इज इक्वल टू, जब भी आप 1 AMU को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी मिलेगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों क्या आप इसको ध्यान रख पाओगे? ये आपको ध्यान रखना ही है। हमेशा याद रखिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट को जलाने पे, कन्वर्ट करने पे या किसी भी प्रकार से एनर्जी के फॉर्म में बदलने पे आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी जब आप मास को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो। ठीक है, तो कहीं भी आपको ऐसे वैल्यू लिखी मिल जाए, ठीक है, कि AMU लिखा है, अकेला U लिखा है, तो उसकी जगह आप क्या करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे। बस इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी भी पूछी गई है और मास डिफेक्ट भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों की प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। सबसे पहली चीज जो पूछे वो है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट।
एंड बाइंडिंग एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम 2040 दिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ये कहा गया कि आपको मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट किस में निकालना है? बोला कैल्शियम का एटम बनने में, कैल्शियम की न्यूक्लियस में कितना मास डिफेक्ट आ गया होगा। तो देखिए भाई, मास डिफेक्ट के लिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है। नीचे जो लिखा हुआ है वो होता है हमेशा Z, ऊपर जो लिखा होता है वो होता है हमेशा A। ठीक है, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो न्यूक्लियस का जो टोटल मास है, कैल्शियम की न्यूक्लियस का जो टोटल मास है उसको घटा देंगे तो मास डिफेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जो है Z की वैल्यू कितनी है? तो Z की वैल्यू 20 है। प्रोटॉन का मास, अब यहां पे प्रोटॉन का मास दिया नहीं है, आपको AMU में लेना है क्योंकि सभी वैल्यूज में AMU में लगेंगी, है ना। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.00727। ठीक है, 1.00727, तो मैं सिंपल 1.0072 तक ले लूंगा और ये एटॉमिक मास यूनिट हो गई। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट हो गई। ठीक है ना, तो अभी यहां पर क्या करेंगे? 1.0072 प्लस यहां पे कितना? अब A माइनस Z, A 40 में से 20 घटाओगे तो 20 ही बचेगा, 20 इंटू 1.0086। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान देना है माइनस न्यूक्लियस का मास। उसने बोला है वेयर मास ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस इज इतना, तो कैल्शियम न्यूक्लियस का मास आपको दिया है और दिया जाएगा। ठीक है, कितना है? 39.9625। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो मास डिफेक्ट किस में निकल के आएगा? AMU में, या एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम शॉर्ट में U भी लिखते हैं। ठीक है नाउ, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड करता हूं, देखिए बच्चों, आपको तो एग्जाम में हाथों से ही करना पड़ेगा, बट क्योंकि क्लास की टाइमिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन सारी चीजों से, इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो 20 इंटू 1.0072, इसको मैंने सॉल्व किया, 20.144 निकल के आया, 20.172 आ रहा है, माइनस 39.9625 ये करना है, और ये AMU में निकल के आ रहा है। ठीक है नाउ, अभी ध्यान से देखेंगे कि 20.144 अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूं, 40.316 माइनस 39.9625, ये कितना आ गया? 0.3535। तो मास डिफेक्ट कितना आ गया सब सॉल्व करने के बाद? 0.3535। ठीक है, और ये किस में चल रहा है? एटॉमिक मास यूनिट में। तो भाई एक कैल्शियम की न्यूक्लियस को बनने में इतना मास डिफेक्ट आ गया। ठीक है नाउ, अब आपको ये समझना है कि अगर मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि AMU की जगह पे 931.5 जो अभी हमने निकाला था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दो, यानी कि यूनिट के साथ। तो आप देखिए जरा कितना आ जाएगा, 0.3535 में 931.5 का हमने इंटू कर दिया, ये आ रहा है 329.28, यानी कि 329.3 आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई? ये आ गए 329.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट एज इट इज लिख दिया। ठीक है नाउ, इसका मतलब यह है कि कैल्शियम की एक न्यूक्लियस, क्या कैल्शियम की एक न्यूक्लियस से सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को, अर्थात सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को अलग करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी में डिवाइड कर दो मास नंबर का, तो 329.28 डिवाइड कर दो 40 का, तो कितना आ गया बताओ जरा? ये आ गया मेरे पास 40 का डिवाइड कर देने पे 8.23। तो 8.23 जो है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम एटम। इसका मतलब ये है कि इसके एक न्यूक्लियन को अलग करना है तो इतनी एनर्जी लगेगी। बात क्लियर हो गई? चलिए तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर यानी कि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ अभी जो हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद आप यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी।
देखिए आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ Fe2656 वेयर मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज इतना। मतलब अब इस बार आपको क्या दे रहा है कि Fe2656 के फॉर्मेशन में कितना मास डिफेक्ट आ गया और कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, ये आपको निकालना है। हालांकि पिछले क्वेश्चन में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने को कहीं नहीं गई थी, बट मैंने आपको निकलवा दिया। तो इसी क्वेश्चन में मैंने लिख लिया कि भाई साहब जो Z है वो 26 है और मास नंबर ये A है वो 56 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मुझे मास डिफेक्ट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत ही सिंपल है कि मास डिफेक्ट निकालना है तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस होगा, और ये AMU में हम निकालेंगे। Z की वैल्यू कितनी है 1.0072 इंटू प्रोटॉन का मास जो कि है सॉरी Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 26 और प्रोटॉन का मास है 1.0072। ठीक है, प्लस A माइनस Z, अगर मैं 56 में से 26 घटाऊंगा तो बचेगा 30 इंटू न्यूट्रॉन का मास है 1.0086। ठीक है, माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मास है 55.9349। ठीक है, और ये AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में चल रहा है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने वाला हूं तो ये मुझे मिल जाएगा 26 इंटू 1.0072, तो ये बन गया 26.1872 प्लस, अगर मैं यहाँ पे 30 का इंटू कर देता हूं, 30 इंटू इसको सॉल्व करो 1.0086, तो ये बन जाएगा 30.258। ठीक है, माइनस 55.9349। ठीक है, और ये AMU में चल रहा है। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद कितना निकल रहा है 26.1872, 56 पॉइंट दिस और इसमें से 55.9349 को घटा देता हूं। ठीक है, ये 0.5103 आ गया, यानी कि 0.51 आ गया ये। ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ गया 51। एक बार और करेक्ट कर लूं, चेक कर लूं, 26 और ये 30। ठीक है, 26 इंटू 1.0072, 26 ठीक है। नाउ 30 इंटू 1.0086, 30.258। ठीक है, प्लस 26.1872, 56.4452 माइनस 55.9349, 0.51। तो मास डिफेक्ट जो निकल के आ गया दैट इज 0.5103 और ये AMU में है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में, तो बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी इसमें 0.5103 में 931.5 का इंटू कर दूंगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इंटू कर दूं 931.5 का, तो ये निकल के आ रही है 475.34। बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ रही है 475.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गई टोटल बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी निकल के आएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगी 475.34 डिवाइड कितने करना है 56 का, तो अगर मैं एग्जैक्ट डिवाइड करूंगा 56 का तो ये वैल्यू निकल के आ गई 8.48 के आसपास, है ना, 8.48 के आसपास निकल के आ गई। तो 8.48 क्या 488 है तो 8.49 हो जाएगी। ठीक है, 8.49। ठीक है, जो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आ रही है। अच्छा, अगर मैं आपको यहां पर बता दूं कि यदि मैं इसी वैल्यू को जैसे जैसे आप समझते हो, अगर मैं यहां पर भी डेसिमल के 6 डिजिट बाद तक लूं, यहां भी डेसिमल की 6 डिजिट बाद तक लूं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ऑन टेकिंग वैल्यूज अप टू 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Fe56 इज 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखिए क्या लिखा गया है। अगर आप डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक अगर वैल्यूज लेकर चल रहे हो ना,
तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगी। बट क्योंकि हमने डेसिमल के 4 डिजिट तक ही लिया है और ऐसे आपको सॉल्व करना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप नोट डाल के ये भी लिख सकते हो, ऑन टेकिंग बाइंडिंग एनर्जी, ऑन टेकिंग वैल्यूज अप टू 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक लेके चलोगे ना, तो आपका जो आंसर है 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, और आपको जो है यहां पर बताएंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमें मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व को अच्छे से पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट सा ये टॉपिक है ना। ऑल्दो इसमें से कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सर ये क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है कि कितनी एनर्जी देने पे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कर्व बनाया गया है, दिस कर्व इज बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। अलग अलग मास नंबर के हिसाब से इस कर्व पे बताया जा रहा है कि किसके न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जांपल 1H2 यानी कि ड्यूट्रॉन के लिए लगभग 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए, इसके लिए लगभग 2.2 के आसपास 1H3 के लिए रहेगी, ठीक है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व हमें क्या बताता है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें क्या बताता है? तो एक्चुअल में आप मुझे एक बात बताओ, किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए आसानी से कौन टूट जाएगा? बोला सर जिसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है। और देर में कौन टूटेगा? जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो भाई जो मुश्किल से टूटेगा, जो देर में टूटेगा, वो ज्यादा स्टेबल हुआ ना, है ना। तो यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इट टेल्स अबाउट, ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये बताता है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम, वो कम स्टेबल है। तो इस ग्राफ में देख के हमें कुछ बातें समझ में आती हैं कि सबसे ऊपर टॉप पे कौन लिखा हुआ है? ये आयरन। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि Fe56 यानी कि आयरन एग्जैक्ट मास नंबर के साथ ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी है? मैक्सिमम है, इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ड्यूट्रॉन की बात करें, तो ड्यूट्रॉन 1H2 जो लिखा हुआ है, ये लीस्ट स्टेबल है और ये सबसे जल्दी टूट जाएगा थोड़ी सी एनर्जी देने पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी कैसी है? बोला ये मिनिमम है, यानी कि सबसे कम है। इसी ग्राफ में हम क्या देखते हैं? इसी ग्राफ में हम ये देखते हैं कि भाई साहब मास नंबर, जिनका मास नंबर 30 से लेके 140 के बीच में, जिनका मास नंबर 30 से लेके 140 के बीच में है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हमने सबकी अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी जैसे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके निकाली, तो हमने देखा कि इनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, यानी थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो ये सारे के सारे मतलब ऐसे एलिमेंट, ऐसे न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, ये स्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? स्टेबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हम देख रहे हैं कि भाई 140 से आगे आप जा रहे हो, जैसे जैसे आप 140 से आगे जा रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये घटती चली जा रही है। 140 से आगे जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती चली जा रही है, तो स्टेबिलिटी घट रही है। मतलब आप ये देखिए, स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है आयरन तक पहुंचते पहुंचते बढ़ रही थी, मैक्सिमम हो गई, और आयरन के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी घटने लग गई, ठीक है। बाइंडिंग पर न्यूक्लियन घटने लग गई। आप यूरेनियम को देखिए, यूरेनियम फिजनेबल मटेरियल है, यानी कि इसका न्यूक्लियर फिजन होता है तो खूब सारी एनर्जी मिलती है। तो यूरेनियम को अगर आप देखेंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो बताती है
कि यूरेनियम जो है अनस्टेबिलिटी की ओर ज्यादा इसका झुकाव है, यानी कि यूरेनियम अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस हैवी है, 238 238 इसका मास नंबर है, तो ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने के कारण साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ जाने के कारण से भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होने लग गया, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो शॉर्ट रेंज में अट्रैक्ट करता है, साइज ज्यादा होने पे, डिस्टेंस ज्यादा होने पे रिपेल करने लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे ये सारी बातों को। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो अच्छा, और इस ग्राफ में एक और बात नोटिस की गई कि जो पीक आपको देखने को मिल रही है, देखो जैसे आप यहां पे देखो, ये देखो पीक देखने को मिल रही है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये जो आपको 2-3 पीक यानी कि जो शार्प पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जिनके पीक हैं, जिनकी पीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है अपने पड़ोसी न्यूक्लियस से, पड़ोसी न्यूक्लियस से। ठीक है, अच्छा, और ये जो पीक देख रहे हो 4, 12, 16, ये ऐसा बिहेवियर नोटिस करा गया, ऑल्दो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कि भाई 4 के मल्टीपल में जो पीक है, यानी कि जो पीक है वो सारी 4 के मल्टीपल में इनका मास नंबर। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है यहां पर देखी गई। ठीक, चलिए, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इससे कुछ कंक्लूजन निकाला गया, जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी जो है 1s2 1s3 के लिए बहुत कम है। ठीक है, जब, और देखिए फ्यूजन में एक चीज बहुत काम की होती है कि जब आप इनको जोड़ेंगे, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जोड़ेंगे, तो जुड़ जाएंगे तो मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी तो बढ़ेगी, तो ये स्टेबिलिटी की ओर पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? स्टेबिलिटी की ओर। हल्के हल्के न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे तो मास नंबर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की ओर पहुंचेंगे। भारी भारी न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे तो मास नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये वापस से अनस्टेबिलिटी की ओर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्लियर है नाउ? तो आप यहां पर देखिए कि मास नंबर अगर 30 से 140 150 के रेंज में भी है, 160 तक की रेंज में भी है, तो वो स्टेबल की कैटेगरी में ही आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं, वो ये है कि 1s2 1s3 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, इसलिए अनस्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Fe56 के लिए मैक्सिमम होती है 8.76, जो ये बताती है कि आयरन इस नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसके बाद वो शार्प पीक पॉइंट के बारे में बताया गया है कि जिनके जो शार्प पॉइंट्स निकल रहे हैं, ऊपर सींग से निकल रहे हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है उनके नेबरिंग न्यूक्लियस से, है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। नाउ इसके बाद ये बताया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 130 से लेके 140 के बीच में जो है ये कैसी है भाई? मैक्सिमम है। इसमें लिखा गया है कि मास नंबर जैसे से बढ़ रहा है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मास नंबर और बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटने लग जाएगी। यूरेनियम के लिए 7.6 है। तो जो बातें मैंने आपको लिखाई समझाई वो यहां पर लिखी हुई आपको मिल जाती हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वगैरह ये सारी बातें हो गई। अब हम पहुंच जाते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। ऑल्दो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको पढ़ाएंगे कि भाई न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है, उस पर कराएंगे आपको न्यूमेरिकल और चैप्टर कर देंगे खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। भाई देखिए, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक है न्यूक्लियर फिजन, जिसमें एक भारी न्यूक्लियस टूट के दो छोटी छोटी न्यूक्लियर जो है बनाती है, और इस प्रोसेस में खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में दो छोटी छोटी न्यूक्लियस जुड़ करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाती है। ठीक है, फिजन में एक बड़ी न्यूक्लियस टूट जाती है, दो छोटी न्यूक्लियस देती है। फ्यूजन में उल्टा है, दो छोटी छोटी न्यूक्लियस मिलके एक बड़ी न्यूक्लियस बनाते हैं, और दोनों ही प्रोसेस में काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्यू मतलब हीट। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा, द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो मास का डिफरेंस आता है, वही मास जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ तो देखिए, द सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज मास डिफेक्ट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अच्छा, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू की हम बात करेंगे तो बेसिकली जो क्यू वैल्यू होती है वो दो टाइप की होती है। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, यानी हीट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है,
क्यू वैल्यू को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर मैं मास के फॉर्म में निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इनटू सी स्क्वायर। जबकि अगर मैं क्यू वैल्यू यानी हीट की वैल्यू एनर्जी के टर्म में निकाल रहा हूं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मास गिवन हो तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाएंगे, अगर एनर्जी गिवन हो तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाएंगे। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला नंबर आ जाता है न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, दो छोटी छोटी न्यूक्लियर फिजन में क्या है, लेट्स से एग्जांपल मैं आपको देता हूं यूरेनियम 235 का, मतलब यूरेनियम है 235, इसका मास नंबर है, यानी कि टोटल 235 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के हैं, 92 उसके अंदर प्रोटॉन है। क्या होता है बच्चों, यूरेनियम जो है इस, जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम है, क्या है यूरेनियम, ये यूरेनियम की एक बड़ी सी न्यूक्लियस में मान लेता हूं, ठीक है, यूरेनियम की एक बड़ी सी न्यूक्लियस है। अब इस बड़ी सी न्यूक्लियस को तोड़ना है ना, कोई तोड़ने का मतलब है फिजन वाली प्रोसेस, ठीक है। इस बड़ी सी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो अब ऑप्शन रखे जाते हैं कि भाई कैसे तोड़ा जाएगा, तो भाई साहब ऐसे हथौड़े से तोड़ नहीं सकते, तो बोला कोई पार्टिकल आएगा इसके पेट में घुस जाएगा, हलचल करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो सोचा गया कौन सा पार्टिकल लेके आए, बोला इलेक्ट्रॉन ले आओ, तो देखा इलेक्ट्रॉन जब हाई वेलोसिटी से आया तो आर पार निकल गया, पता ही नहीं पड़ा, ठीक है। देखा कि प्रोटॉन ले आओ, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव है, न्यूक्लियस ही पॉजिटिव होती है, तो रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन इसमें घुस ही नहीं पा रहा इजीली। फिर बोला किसको लेके आओ, बोला न्यूट्रॉन ले आओ, न्यूट्रॉन भारी भी है प्रोटॉन को इतना और इसमें घुस भी जाएगा, कोई रिपल्सन का फोर्स इस पे नहीं लगेगा। तो न्यूट्रॉन आता है इस 235 में घुसता है, ठीक है, यूरेनियम में, और घुसने के बाद डिस्टर्बेंस करता है और ये हिलते हिलते ऐसे जो टूट जाती है ना। तो मान लीजिए ये यूरेनियम, ये क्या है, यूरेनियम 235 है, ठीक है, ये 92 का मास नंबर है। एक न्यूट्रॉन आया इसमें घुस गया। अब न्यूट्रॉन इसमें घुस गया तो भाई इसके दो टुकड़े हो जाएंगे इस पूरी के। अच्छा, न्यूट्रॉन के आने से 235 का नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा, 235 का नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है मास, न्यूट्रॉन से मास नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ता। न्यूट्रॉन से क्या बढ़ता है, मास नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ता। अब ये न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हमें देगी, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई देगी। ये न्यूक्लियाई बैरियम क्रिप्टॉन भी हो सकते हैं, एंटीमनी नियोबियम भी हो सकते हैं, या कोई भी दो ऐसे जो है रैंडमली जो है कोई भी न्यूक्लियस बन सकते हैं। बट हम एग्जांपल बार बार बैरियम और क्रिप्टन का देते हैं बिकॉज हम ये देखते हैं कि बार बार अगर मैं अलग अलग बार में रिएक्शन करवाता हूं तो ये जो बैरियम और क्रिप्टन है ये मुझे ज्यादा बार देखने को मिलते हैं, बाकी मुझे कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आपको याद रखना है। इस रिएक्शन में क्या है, देखिए यूरेनियम का 235 92 में एक न्यूट्रॉन घुस जाता है, इसके बाद इसके दो टुकड़े होते हैं, एक बैरियम बनता है जिसका मास नंबर 144, एटॉमिक नंबर 56 है, एक टुकड़ा क्रिप्टॉन बनता है जिसका मास नंबर 89 और 36 एटॉमिक नंबर है। अब इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि 3 न्यूट्रॉन और निकल जाते हैं और खूब सारी एनर्जी मिलती है। इस वाले न्यूक्लियर फिजन में हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ये एज इट इज पूरी रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि जितना मास नंबर दोनों LHS यानी रिएक्टेंट साइड का मास नंबर है 1 और 235 236, अगर मैं इसको ऐड करूंगा 144 और 89 हो गया आपके पास 233, और यहां पर ये देखिए 3 न्यूट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमेशा मास नंबर बढ़ाते हैं, तो हो गया 236। प्रोटॉन का नंबर LHS में 92 है, यहां पर भी जोड़ लीजिए 92 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन भी है, बट आपको ये याद रखना है कि भाई ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का नॉइज बैकग्राउंड में आए तो उसको इग्नोर करते हुए मेरी बात पे बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, तो न्यूक्लियर फिजन में सर आपने बताया कि ये यूरेनियम टूट गया, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाए और एनर्जी निकल गई। सर वो एनर्जी कैसे निकल रही है वो थोड़ा सा आप मुझे समझाइए। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन यहां पर मिल जाता है, ये क्वेश्चन की हेल्प से आप सीख जाएंगे कि एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है। देखिए जरा, ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया था, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करा देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ए न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 240, कह रहा है कि भारी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 240, एक भारी न्यूक्लियस है इसका मास नंबर कितना है 240। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6 है,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि अभी ये भारी है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन इसके बाद ये कहा गया कि इट ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट, यानी कि दो फ्रेगमेंट, दो टुकड़ों में ये जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाती है। आगे लिखा है ईच ऑफ ए इज इक्वल टू 120, मतलब ये कह रहा है कि दो टुकड़ों में टूट जाती है और दोनों टुकड़े का मास नंबर है 120। लिखा है ईच ऑफ मास नंबर 120, दोनों टुकड़े का मास नंबर कितना है 120 है। क्या लिखा गया है विद बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कह रहा है कि देखो इस फ्रेगमेंट की, मतलब ये जो बड़ी हैवी न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये आसानी से टूट रही है। अब ये दो हल्के हल्के न्यूक्लियस में टूट गई, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब आप ये बताइए यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, ये फिजन हुई, क्या हुई, फिजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन है। ये एक भारी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गई, है ना, भारी का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है और हल्के वाले का इतना है। तो अब आपसे कह रहा है कि बताओ जरा कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हमने चेक किया कि भाई साहब इसकी एनर्जी कितनी है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है भैया, ये तो रिएक्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 240 का इंटू कर दूंगा, 240 का इंटू करूंगा किससे 7.6 से, तो 240 का इंटू अगर मैं 7.6 से करता हूं, यानी कि एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए 7.6 लगती है एनर्जी, तो 240 को कितने लगेंगे, 240 इंटू 7.6 कितनी आ गई 1824, यानी कि 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ध्यान देनी है कि भाई रिएक्टेंट तो आपने निकाल ली, यहां पे लिख लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड की इतनी है। अब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो भाई साहब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी देखना जरा, एक न्यूक्लियन के लिए 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 120 के लिए कितनी हो जाएगी, तो बोला 120 इंटू 8.5 प्लस प्रोडक्ट में एक और दो इससे है ना, तो 120 प्लस इसका भी करेंगे दूसरे वाले के लिए 8.5, तो देखना जरा ये आप देखेंगे ये 1020 आएगा प्लस ये 1020 आएगा, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मुझे निकालनी है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज यानी कि क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला मिलेगा यह एनर्जी के फॉर्म में है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो ये कितनी निकल के आ गई 2040 माइनस 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो है वो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी इस वाली प्रोसेस में। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एनर्जी का सोर्स जो है हमारे पास हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले जाते हैं, इस पे ध्यान देना, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो भाई, जूम वूम कर लेना, आपको समझ में आ जाए तो। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जैसे आपको ये कंडीशन दे दी गई, बोला ये एक्स वाई डब्ल्यू एस, ये आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनवा दिया। अब आपसे कह रहा है कि आपको एक्स डब्ल्यू और एस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जो है अरेंज करना है। तो भाई स्टेबिलिटी बढ़ती है किससे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू से, ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, सिंपल। तो आप यहां पर देखिए अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले कम फिर ज्यादा, एक्स डब्ल्यू और एस के लिए तो सबसे कम एस की है, उससे ज्यादा डब्ल्यू की है, और सबसे ऊपर देखो एक्स दिख रहा है, तो ये हमने अरेंज कर दिया एस डब्ल्यू और एक्स में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला इसमें लिखा है आपको यहां पर जो है राइट रिलेशन बिटवीन रेलेवेंट ए एंड जेड, ए और जेड के लिए आपको रिलेशन लिखना है। तो देखिए जरा, ये आपको इक्वेशन बना के दे दी, एस गिव्स एक्स प्लस डब्ल्यू, मैंने लिख लिया एस गिव्स एक्स प्लस डब्ल्यू। एस के लिए उन्होंने क्या लिखा है ए जेड, देखो ना यहां पे क्या लिखा है ए जेड, एक्स के लिए ए टू जेड टू, है ना, डब्ल्यू के लिए A1 Z1, ये दे दिया। रिलेशन लिखना है तो भाई देखो जरा, ये LHS का एटॉमिक मास नंबर RHS के बराबर होगा, है ना, LHS का ये नंबर RHS के बराबर होगा, बस ये लिख दिया, ठीक है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो इंपॉर्टेंट है कि वाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज
मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा। वाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस लेस फॉर हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम क्यों है, उसका पूरा रीजन मैं आप लोगों को 4 बार समझा चुका हूं कि हैवी न्यूक्लियर साइज बढ़ जाता है, जो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, तो साइज बढ़ने के कारण से वहां पे रिपल्जन फोर्स एक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपके जो है बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को लेकर के और टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने को लेकर के। अच्छा देखो जरा, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, कौन सी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू मास नंबर, बस ये होता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर का इंटू कर दूंगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो आपको यहां पर कुछ बताया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये ग्राफ बना के दे देगा आपको, सुनिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये पूरा आपको एक ग्राफ बना के दे देंगे, ठीक है। यहां पे लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू और यहां लिखी हुई है मास नंबर की वैल्यू। ये पूरा ग्राफ आपको बना के दे दिया, ठीक है। कितने के लिए, 4 न्यूक्लियन के लिए, WXYZ, इन चारों के लिए आपको ग्राफ बना के दे दिया। इसके बाद कह रहा है कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, विच प्रोसेस विल रिलीज एनर्जी, किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी आपको ये बताना है, ठीक है। किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी आपको ये बताना है, ठीक है। एनर्जी रिलीज किस प्रोसेस में होती है, सबसे पहले तो एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो मुझे पता करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे बताते हैं, बोला क्यू वैल्यू निकालने के। और यहां पर देखो एनर्जी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पे मिल जाएगी क्यू वैल्यू, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ए की, पहले वाले की। तो प्रोडक्ट में क्या लिखा है, 2Z, तो चलो मैंने यहां लिख लिया 2। सर ये क्या कर रहे हैं, आपको भी आइडिया लग जाएगा। मैं इस इक्वेशन को देख के बताने वाला हूं कि कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। नाउ अब Z की बाइंडिंग एनर्जी देखनी है, तो फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू मास नंबर। तो 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। चलिए तो प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है, Y के हिसाब से देखेंगे तो Y के लिए 8.5 इंटू 60, तो 8.5 इंटू 60, 8.5 इंटू 60 तो 510। तो ये कितना हो गया, 8.5 इंटू 60, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आई वो अभी चेक कर लेते हैं। बी की बात करेंगे, ठीक है। बी क्या है, W, ये तो किसका है भाई, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के नीचे लिख देता हूं W देखना जरा, W कितना है, 7.5, 7.5 इंटू 120 करेंगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इंटू मास नंबर से करते हैं, टोटल एनर्जी मिल जाती है। तो 120 इंटू 7.5 करूंगा तो ये 900 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, रिएक्टेंट के नीचे लिखना है 120 इंटू 7.5, ये हो गई 900, ठीक है। ये हो गई थी 510, ये हो गई थी 300, ठीक है। नाउ अभी ध्यान से देखो, अब क्या है भाई, रिएक्टेंट लिख लिया, अब प्रोडक्ट की बारी आई। तो प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट, तो X देखो जरा, X को कितना लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, X की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, देखो 8 का इंटू किससे करना है, 90 से, तो ये हो गया 720, ठीक है। नाउ प्लस Z कर लेते हैं, Z, अब Z देखना, Z कहां है, Z है ये इतना, 30 इंटू 5 तो 150, ये कितना बन गया देख के बताओ जरा, 720, 820, 870, ठीक है। चलिए माइनस चल रहा है। नाउ अब देखिए सी की बात करेंगे, सी, अब सी में देखो जरा, ये कौन है भाई साहब, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के नीचे रिएक्टेंट लिख दो, रिएक्टेंट के नीचे रिएक्टेंट आएगा, तो रिएक्टेंट कीजिए W कितना है, 7.5 का इंटू 120 से, तो 7.5 इंटू 120 कितना बैठ रहा है, 900, तो ये 900 लिख दिया मैंने। नाउ अब देखिए W हो गया ये, अब इज इक्वल टू में 2Y है, तो 2Y कितना आ जाएगा, 2Y, तो 2Y देखना है ना मुझे, 2Y प्रोडक्ट वाली साइड, तो प्रोडक्ट वाली साइड 2Y देखना है, तो Y देखना जरा, Y कितना है, तो पहले तो लिख लिया मैंने 2, और Y की जगह 60 इंटू 8.5, तो 510 बैठ रहा है, 60 इंटू 8.5 तो कितना बैठा है, 510, तो ये मैंने 510 लिख लिया, ठीक है। यानी कि ये हो गया मेरे पास 1020,
ठीक है नाउ, और ये है मेरे पास कितना 900, ठीक है, इज इक्वल टू में। अब बात करेंगे डी की, तो डी की बात कर लेता हूं। एक्स की जगह क्या लिखना है 8 इंटू 90 720, ठीक है, सॉरी ये किस साइड है, बोला ये तो रिएक्टेंट की साइड है, तो 720 माइनस वाई प्रोडक्ट वाली साइड कहां है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है 8.5 इंटू 60, बोला 510, ठीक है, प्लस जेड कितना है भाई 30 इंटू 5, बोला 150। तो अब आप चेक कर लो जरा इसको, ये कितना बैठ रहा है। ये अगर मैं इसको चेक करूंगा भाई, तो मैंने क्या देखा कि 610 660 में से 720 जाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। 1020 में से ये इतने जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 120, बट प्लस का ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और चेक कर लेते हैं, ये बचेगा माइनस का 30 एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये बचेगा माइनस का 210 एंडोथर्मिक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 120, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, बाकी प्रोसेस में हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप ग्राफ वाले इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता करनी थी, इक्वेशन के हिसाब से आपको इसमें चलना था, ठीक है। टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर रहा हूं, डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, जिसमें क्यू वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी होगी, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो हमने बनाया, इसमें शार्प पॉइंट क्या बताते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपका वेट कर रहा हूं कि शार्प पॉइंट जो पीक पॉइंट मिले थे वो क्या बताते हैं, यह आंसर कमेंट सेक्शन बताइए। 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन एक मिल रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्यू वैल्यू एक रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। कह रहा है क्यू वैल्यू को आप ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास घटा दिया। एनर्जी के फॉर्म में होता तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को घटाते, ठीक है, इनटू सी स्क्वायर। आपको बताना है कि हर किसी का मास वगैरह दिया हुआ, डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा क्यू वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको जो रिएक्शन दी गई है उनकी क्यू वैल्यू पता करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो, यहां पर क्यू वैल्यू किस फॉर्म में बता सकते हैं, बोला बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में बताओगे। बाइंडिंग एनर्जी दी है, बोला नहीं दी। अगर बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी आपको तो क्या करेंगे, मास के फॉर्म में निकाल लोगे। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर बस मुझे सिंपल सा एक काम करना है कि इस फॉर्मूले से रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। तो रिएक्टेंट का मास कितना है 1H1 का मास दिया नहीं गया, लेकिन मैं बता देता हूं 1.0078 होता है। दिया नहीं गया लेकिन मैं बता रहा हूं 1.0078 होता है, क्योंकि आपको गिवन में रहेगा, इसमें नहीं दिया इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 1H1 का मास कितना, 1H3 का मास कितना होता है 1H3 का, तो 1H3 का मास होता है, यहां पे दिया हुआ है 3.0160, ठीक है। नाउ ये मैंने LHS का मास जोड़ लिया, माइनस घटाना किसका मास है, ये किसका हो गया 1H2, तो इसमें लिखा है ना C और D को माइनस करो। 1H2 कितना दिया है 2.0141, ठीक है। अच्छा माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, मास के फॉर्म में दिया है तो, ठीक है। और 1H2 का मास फिर से कितना है, 1H2 का फिर से कितना मास है, सेम 2.0141। इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है सी स्क्वायर। भाई साहब वो सब ठीक है, सी स्क्वायर चल रहा है, लेकिन आप तो बस ये पता कर लो कि ये कितना 2.0141 प्लस 2.0141 4.08, ये आ गया माइनस, अच्छा 4.0282 निकल के आया। अच्छा ये कितना बैठ गया 1.0078 प्लस 3.0160 4.0238 इनटू में क्या चल रहा है सी स्क्वायर। अब आप यहां पर ये देखिए कि भाई ये वाला टर्म क्या निकल के आ रहा है, 238 में से 282 जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ जी देखिए जरा, ये 2380 है, ठीक है। अब इसमें से ये घटेगा 238 में से ये घटेगा, तो अब इससे बात है ये वैल्यू आप तो घटा के देख लो, आप तो माइनस करके देख लो कि
2380 माइनस 4.0282 सबट्रैक्ट किया, ये प्लस का आ गया, कैसा आया, प्लस का 0.209 और ये यहां पे सी स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू प्लस की आ गई। इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू प्लस की आई है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब यहां पर आपको ये बताना था, डिटरमाइन फ्रॉम गिवन डेटा, भाई साहब ये बताइए कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। हमने बता दिया कि देखिए जरा, ये पहली चीज तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है बस। और वैल्यू निकालनी हो तो आप हमेशा एक काम करेंगे कि 0 पॉइंट इस तरीके से, ये जो वैल्यू ये किस फॉर्म में आई होगी, मास डिफेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब एएमयू में तो 0.209 जो भी था, इसमें 931.5 का आप इंटू कर देंगे तो आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। बस आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाले के लिए कैसे करना है, ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्यू वैल्यूज जो है हम फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से, इसी प्रकार से क्यू वैल्यू पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है। ये देखिए आपसे कह रहा है कि भाई एनर्जी निकालो, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी वगैरह, पहले हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया, रिएक्टेंट का मास देखा इस रिएक्शन में, देखो रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टेंट का मास निकाला, फिर प्रोडक्ट का मास निकाला, ठीक है। और उसके बाद मास डिफेक्ट निकालने के बाद इसको क्यू वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया 931.5 का इंटू करके, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं और हम इनको कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे कि मान लो दो ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिल गए और उसके बाद ये हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे और इसके बाद जो है ये कुछ पॉजिट्रॉन या फिर जो है एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन ये सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है, या ट्रीटियम बना देंगे। ये रिएक्शन जो है मैंने सामने लिखी हुई, जैसे कि एक ड्यूट्रॉन मिल गए, इसके बाद बनी एक हीलियम न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन मिल गया और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। देखिए सबसे पहले तो सर क्या मुझे रिएक्शन याद करनी है, एटलीस्ट ये जो रिएक्शन तीन आपके बोर्ड पे जो लिखी हुई है सामने, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी रिएक्शन में इस प्रकार से E+ लिखा हो तो उसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल है, बस उसका चार्ज जो है प्रोटॉन के जैसा, चार्ज पॉजिटिव होता है बस, ठीक है ना। और जो V बना मिल जाए उसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, और V के ऊपर माइनस साइन लगा मिल जाए उसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ये एंटी मैटर होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग इन पे नहीं लगाना, इक्वेशन आपको याद रखना है। तो जैसे देखिए 1H2 के जुड़ने से हीलियम का ये वाला आइसोटोप बनता है जिसके मास नंबर 3 है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन मिलता है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां पर आपको मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीनों रिएक्शन याद आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन तो बाद में पूछा जाएगा, बट पहले आप ये समझिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कंडक्ट कराना उतना इजी नहीं होता, इसकी दो नेसेसरी कंडीशन होती हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियस जाके चिपकती हैं और तब जाकर के फ्यूजन रिएक्शन होती है। सुनिए जरा, न्यूक्लियस आती हैं, पास में आती हैं, चिपकती हैं और तब जाके फ्यूजन होती है। एक बार फिर से, न्यूक्लियस नहीं सुनोगे, देखो दो छोटी छोटी न्यूक्लियस हैं, दो छोटी छोटी न्यूक्लियस, ये आती हैं चिपक जाती हैं, दो छोटी छोटी न्यूक्लियस आती हैं चिपक जाती हैं, चिपक जाएंगी तभी तो फ्यूजन होगी, तभी तो एक बड़ी न्यूक्लियस बनेगी। लेकिन सर ये चिपकेंगी कैसे, लेकिन ये चिपकेगी कैसे, क्योंकि दो न्यूक्लियस पास में आएंगी तो दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा बहुत ज्यादा, तो ये चिपक ही नहीं पाएंगी। तो भाई हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इससे पहले ये रिपेल करें, ये जाके चिपक जाएं। मतलब इन दोनों के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए कि रिपल्सन होने से पहले ही चिपक जाएं, यानी रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सकें। क्या कर सकें, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सकें, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है टू ओवरकम रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए, यानी रिपल्सन फोर्स को इग्नोर करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए दोनों न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। और इतनी काइनेटिक एनर्जी
कब मिल पाएगी? जब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, है ना, और इतना हाई टेम्परेचर लगभग 10⁷ केल्विन, मतलब लगभग 1 करोड़ केल्विन या 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बराबर जब टेम्परेचर होगा, तब जाकर के न्यूक्लियस को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि वो रिपल्जन होने से पहले ही चिपक जाएगी। एक नेसेसरी कंडीशन हो गई कि न्यूक्लियर फिजन कैन ओनली बी कंडक्टेड इन वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और इतना हाई टेम्परेचर सन में होता है, ठीक है, तभी सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, वहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के हीलियम बनाते हैं, ठीक है, और वो हीट का सोर्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस प्रोसेस में भी तो एनर्जी निकलती है ना। अच्छा, दूसरी बात, हम चाहते हैं भाई न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है, और ज्यादा कब होगी? जब ये जल्दी जल्दी आके जो चिपकेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो उसका मतलब है आसपास से प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये न्यूक्लियस पास पास में आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो न्यूक्लियस पास पास में आ जाएंगे, और प्रेशर बढ़ाने से अगर न्यूक्लियस पास पास में आ गए तो बताओ क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से अगर न्यूक्लियस पास पास में आ गए तो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा कोलिजन होगा, है ना, तो इसका मतलब यह है, और ज्यादा कोलिजन तो ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा एनर्जी, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा रिएक्शन हो तो प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए दो कंडीशन, पहली कंडीशन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होना चाहिए सो दैट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, ओवरकम कर सके रिपल्सिव फोर्स को, ठीक है। दूसरा कि भाई कोलिजन ज्यादा कराने के लिए, है ना, जल्दी जल्दी कोलिजन कराने के लिए, जल्दी जल्दी रिएक्शन कराने के लिए प्रेशर को भी बहुत हाई होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात नोट डाल के लिख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन। सन में एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। सन में एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में आप लोग समझिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि दो हल्की हल्की न्यूक्लियस मिलाने से जिनका मास नंबर 10 से भी छोटा है, यानी कि ऐसे मान लो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन यानी ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन का तो भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जो है ये मजबूत बन जाएंगे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर 10 से छोटे वाले न्यूक्लियस आप लोग मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जो है ये बड़ी न्यूक्लियस जो बनती है ये स्टेबल हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन फ्यूजन में आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूजन में जो क्वेश्चन मिल रहा है इसमें आपको हीलियम का मास और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, हीलियम और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, इसलिए ध्यान देना है। आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, इफ ए स्टार कैन कन्वर्ट ऑल द हीलियम न्यूक्लियाई इनटू ऑक्सीजन, ठीक है, देन एनर्जी रिलीज्ड पर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई इज। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी हीलियम मिलकर के एक ऑक्सीजन को बनाते हैं, तो उस एक ऑक्सीजन, लिखा है पर ऑक्सीजन, उस एक ऑक्सीजन की न्यूक्लियस बनने के दौरान कितनी एनर्जी जो है रिलीज होगी वो आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई इक्वेशन नहीं दी, तो आप सोचिए कि ऑक्सीजन क्या होती है, बोला 16O8, ठीक है, ये कब बन पाएगी? जब 4 हीलियम के न्यूक्लियस जो है जुड़ जाएंगे, तो 2He4, कितने? 2He4 जब जुड़ेंगे तो बनेगी हीलियम की न्यूक्लियस, तो बनेगी सॉरी ऑक्सीजन की न्यूक्लियस। ये देखो, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बन रही है। अब देखिए 4 हीलियम न्यूक्लियस जुड़ी तब एक ऑक्सीजन बनी, तो अब आपको यह बताना है कि भाई साहब इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो हमने कहा कि LHS, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, क्या बोलते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं, अब देखो मास डिफेक्ट, क्योंकि इसमें मास दिया है ना, तो पहले मैं एक काम करता हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट का मास कितना है? 4 हीलियम न्यूक्लियस हैं, तो 4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 4 पॉइंट, देखो वैल्यू दी हुई है 0026 एटॉमिक मास यूनिट, तो 4.0026 इंटू 4 कितना आ गया? 16.0104, ठीक है। मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास कितना है? तो भाई प्रोडक्ट का जो मास है दैट इज आपका 15.1234, माइनस कर दो, ठीक है, तो 16.0104
माइनस किया 15.123 N9 ये देखिए जरा कितना बन रहा है, ये मास डिफेक्ट आ गया, कितना आ रहा है 0.011, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो अब मैं अगर एनर्जी निकाल रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी तो 0.011 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना आ गया, तो इस प्रोसेस में 10.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस आपको बताते हुए चल रहा हूं कि भाई कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ अब जैसे मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं और मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। देखिए जरा बढ़िया क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ड्यूट्रॉन एंड हीलियम। देखिए क्या लिखा गया है कि ड्यूट्रॉन के लिए वहां कोने पे हीलियम लिखा हुआ है। देखिए जरा ड्यूट्रॉन के लिए, यानी कि अच्छा ठीक है, ड्यूट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दी गई है 1.1, और हीलियम के लिए कितनी दी गई है, हीलियम की दी गई है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कह रहा है, अब देखो रिएक्शन लिखने के लिए उसने खुद हिंट दे दी, इफ 2 ड्यूट्रॉन 1H2, ड्यूट्रॉन समझते हो, अगर 2 ड्यूट्रॉन एक और एक रिएक्ट टू फॉर्म, रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म सिंगल हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि इन दोनों से मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस बनती है, तो आपको इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो बतानी है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब देखो, अब बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अगर मैं Q वैल्यू निकाल रहा हूं तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाता हूं। सबसे पहले अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन के लिए 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल कितने न्यूक्लियन है, बोला 2, तो 2 इंटू 1.1 प्लस टोटल कितने न्यूक्लियन है 2, तो 2 इंटू, देखो ना एक के लिए 1.1 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, एक के लिए। ठीक है, चलिए तो कितना आ गया सॉल्व करके 2.2 प्लस 2 तो 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये LHS की हो गई, यानी रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी हो गई। और ये किसकी हो गई, देखना एक की कितनी है 7 और टोटल कितने न्यूक्लियन है, बोला 4, तो इसकी हो गई 8.8, सॉरी 2.28 सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ट्वेंटी 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर हो गया और ये पॉजिटिव निकल के आ रही है। इस तरीके से आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब Q वैल्यू वगैरह सब निकालना सिखा दिया आपको, करते रहना आराम से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब फिजन और फ्यूजन में कुछ रिएक्शन, कुछ डिफरेंस देख लो आप लोग, फ्यूजन और फ्यूजन में, फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस देख लीजिए। फिजन में डिफरेंस लिखा हुआ है और फ्यूजन में, ये सारी बातें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहां पे कुछ जरूरी बातें, चलो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। फिजन में हैवी न्यूक्लियस दो हल्के हल्के न्यूक्लियस में टूट जाएगी, फ्यूजन में दो हल्के हल्के न्यूक्लियस कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। फिजन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूजन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। फिजन में एनर्जी कम निकलती है, लेकिन फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा निकलती है। फिजन में आपको लग रहा है सर फिजन में तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली थी, लेकिन यहाँ पे 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली। भाई साहब वो तो एक एक न्यूक्लियस को मिला करके है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे, फिजन जो है ये कितने भी समय तक नहीं चल सकता, मतलब मैं आपको ऐसे बोलूं, फिजन में क्या होता है, स्टॉक लिमिटेड है। फिजन कराने के लिए यूरेनियम चाहिए, अब यूरेनियम तो लिमिटेड है ना नेचर में, तो फिजन जिससे कराया जाएगा वो फ्यूल लिमिटेड है नेचर में। फ्यूजन कराया जा रहा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हीलियम तो नेचर में बहुत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद आपको याद रखना, तो फ्यूजन के लिए जो फ्यूल है वो लार्ज क्वांटिटी, फ्यूल मतलब यूरेनियम या जिससे भी ये बन रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा। अब फ्यूजन हो रहा है तो भाई रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा, क्योंकि यूरेनियम वगैरह से निकलेगा। जबकि फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन में जो भी वो निकल रहा है ना भाई वेस्ट, बेसिकली दैट इज नॉट हार्मफुल। अब भाई दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बन रहा है, हीलियम कोई हार्मफुल थोड़ी ना होती है गैस। ठीक है, बस ध्यान देना है आपको, ये सारी बातें हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे कुछ अब इसमें
आपसे ये बात पूछी जा रही है, रेडियो एक्टिविटी वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक छोटी सी हेडिंग एनसीईआरटी में दी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जरा, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन तक हो गया, हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं भाई ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है उसको ध्यान समझना बहुत ज्यादा जरूरी और काम की बात है बच्चों। जैसे कभी कोई न्यूक्लियस भारी हो जाती है ना, तो भारी हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसके अंदर ही रिपल्जन हो जाती है, ठीक है, और उससे वो टूटने लग जाती है। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि जब कोई न्यूक्लियस भारी हो जाती है तो खुद ब खुद टूटने लग जाती है, क्योंकि दो हल्की न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई न्यूक्लियस भारी हो जाती है तो वो उसमें से कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन झड़ के निकलने लगते हैं, है ना, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी हैवी न्यूक्लियस जो है दो छोटे छोटे या हल्के हल्के न्यूक्लियस में टूट जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो छोटे छोटे नहीं करना चाहिए, उसमें से पार्टिकल निकलने लग जाते हैं, मतलब ये खुद ब खुद हो रहा है। तो खुद ब खुद हो रहा है इसको मैं बोलता हूं द फेनोमेना इन विच स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ही, हमने एक्सटर्नली नहीं तोड़ा। एक्सटर्नली तोड़ेंगे न्यूट्रॉन को ले जाए घुसेड़ेंगे तो वो तो फिजन हो जाएगा, इसमें तो ये खुद से ही टूटने लग जाती है, ठीक है। द फेनोमेना इन विच स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन यानी टूटने लग जाना, अलग हो जाना ऑफ न्यूक्लियस अकर विद रिलीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से जब खुद से ही पार्टिकल झड़ के बाहर निकलने लगे, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब कौन से पार्टिकल बाहर निकलते हैं सर? दो टाइप के पार्टिकल बाहर निकलते हैं, एक होते हैं अल्फा पार्टिकल, दूसरे होते हैं बीटा पार्टिकल, ठीक है। और जब भी अल्फा और बीटा निकलेंगे तो हमेशा उनके साथ में रेडिएशन जरूर निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन, और गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से कहते हैं, बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन से कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस में से निकल रहा होता है। सर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्चुअल में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आपस में कन्वर्जन हो रहा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, यानी न्यूक्लियस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। ये सेम इलेक्ट्रॉन होता है जैसे बाहर घूम रहा होता है, ठीक है। नाउ अच्छा, अगर मैं इन अल्फा बीटा और गामा की बात करूं, भाई कौन कितना डिफ्लेक्ट होता है, कौन कितना पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेट मतलब जब ये किसी चीज से टकराएंगे तो कितने आर पार घुस सकते हैं, तो पेनिट्रेशन पावर गामा रेडिएशन की सबसे ज्यादा है, ठीक है, बीटा की उससे कम, और अल्फा क्योंकि मोटा ज्यादा है तो आसानी से नहीं घुस पाता, ठीक है। आयनाइजिंग पावर की हम बात कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि ज्यादा बड़े साइज का होता है तो ये इलेक्ट्रॉन से आसानी से टकरा जाता है, तो किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल देता है, तो आयनाइजिंग पावर अल्फा की ज्यादा है, बीटा के टकराने के चांसेस कम होते हैं तो इसकी कम है, और गामा क्योंकि रेडिएशन में इसके टकराने के चांसेस और कम है तो इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन कितना डिफ्लेक्ट होता है, तो जैसे मान लीजिए इसमें से, इस सब्सटेंस में से रेडियो एक्टिव डिके हो रही है, यानी कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, तो बीटा पार्टिकल क्योंकि हल्का है ना, बीटा पार्टिकल क्योंकि हल्का है तो ये जल्दी मुड़ जाता है, यानी ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। अल्फा पार्टिकल देर में मुड़ पाता है क्योंकि ये भारी है, और गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण से कहीं भी नहीं मुड़ती हैं, अनडिफ्लेक्टेड रहती हैं। अल्फा क्योंकि पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव की साइड जाएगा, बीटा क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की साइड जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये डिके के बारे में हमने कुछ बातें कर ली हैं। अच्छा, एक सवाल पूछा गया कि अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है और वो स्टेबल है, तो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए क्या, उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए? बोला अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्जन होगा, है ना, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां पे रिपल्जन नहीं होगा, इसलिए बी आंसर है। दोनों बराबर होंगे तो नहीं, न्यूट्रॉन ज्यादा होगा ज्यादा अच्छा होगा, कांट बी सेड नहीं, हम तो कह सकते हैं भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, बीटा डिके दो टाइप की होती है, बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनो मिलता है। बीटा पॉजिटिव डिके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है तो एक न्यूट्रॉन मिलता है और एक पॉजिट्रॉन मिलता है और एक हमें न्यूट्रिनो मिलता है, ठीक है। चलिए, ठीक, न्यूट्रिनो, ठीक। तो ये सारी कहानी है थोड़ी सी जो आपको ध्यान रख लेनी चाहिए, है ना। अब इस पर बेस जो है कुछ क्वेश्चन एक और ये दो आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है, जिसमें क्यू वैल्यू को डिफाइन करवा दिया गया, ठीक है। चलिए, इसमें बीटा नेगेटिव डिके के बारे में पूछ लिया गया, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। अब आपको बहुत ही जल्द डायमंड प्रो सीरीज में मैं मिलने वाला हूं, तो डायमंड प्रो सीरीज को स्किप नहीं करना है आपको। तो आज की इस क्लास के लिए, वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक दो क्वेश्चन जो आपसे पूछे हैं वो आपको जो है जरूर से
मैं कहूंगा भाई उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ये मेरी बुक है, इसको जरूर से वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं, यहां से आप परचेज कर लो, है ना। डायमंड प्रो सीरीज को स्किप मत करना, कमेंट सेक्शन में बताना एक चैप्टर और रह गया है तो जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन के गैप के बाद इसको भी मैं 25 नवंबर को अपलोड कर दूं बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।